everyone, welcome back in Blossoms of Fiction. So प्लीज़ गालियाँ मत देना, आई नो मैं बहुत लेट हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस. सो उसी के लिए एक वन शॉट है. मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी लेकिन देखते हैं कितना बड़ा होता है, बिकॉज जब स्टोरी खुद का माइंड लेती है सो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता. ये वांगशियन है और इसका नाम है द एंशियंट राइवल्स, लेकिन ये मॉडर्न एरा है, ठीक है. सो सीन वहीं से स्टार्ट होता है. अनटेम्ड का हम वही सीन देखते हैं जब विंग के सामने उसकी मदर जैसी शीजे की डेथ हो गई थी. विंग पीछे होता है. जैसे ही जांग से उसे दूर धक्का देता है तो वो पीछे होता है और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं. नेवरनाइट का वो सीन, वो उसकी सीजे का एट द स्पॉट डेथ हो जाना, उसकी सोल को लग रहा था कि बाहर निकाल रहा है. उसने उस इन आयरन की तरफ देखा. इन आयरन के लिए तो सब कुछ हो रहा है ना. हाँ, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है. और ये इन आयरन क्या चाहता है? विंग की सोल, विंग की बॉडी. और ये इन आयरन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी. और यहाँ पर कोई उसका अपना नहीं है. हर कोई उसे सिर्फ मारने के लिए दौड़ रहा है. किसी तरीके से उन्हें पावर मिल जाए. और विंग ये बात भी जानते हैं कि अगर किसी को भी ये इन आयरन मिल गया तो क्या तबाही आ सकती है. विंग ने कुछ सोचा. इस इन आयरन को उसकी सोल और उसकी बॉडी ही चाहिए ना. तो ये विंग यही करेगा. ये सोचता हुआ वो उस ब्लैक स्मोक के साथ हवा में फ्लोट करने लग गया. अब हर किसी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ विंग पे थी, सिर्फ और सिर्फ विंग पर. और विंग ने अपने अंदर से सारी ब्लैक एनर्जी को निकलने दिया. हर कोई देख रहा था. हर तरफ से उसके कानों में आवाज़ें गूंज रही थी कि ये विंग है, वे वशन है, बचा के इसे मार दो. विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे. उसने अपनी वही हंसी वही दर्द भरी हंसी जिसमें ना जाने कितना दर्द छुपा था, कितना ज़्यादा. और वही उसका लिंजा जो दूर खड़ा होकर ये देख रहा था. और वही विंग ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, तो तुम लोगों को पावर चाहिए ना, कभी नहीं मिलेगी. ये पावर तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी. और तुम लोगों की सीलिंग पर चाक से यही गुस्सा है ना कि ये तुम सबके अपनों के मरने की वजह बना. तो मैं ये वजह छीन लूँगा. ये बोलते हुए विंग ने अपनी बॉडी, अपनी सोल को इन आयरन को देना स्टार्ट किया. और वहीं इन आयरन जो पूरी तरीके से विंग की सोल को, विंग की बॉडी को खुद में ले रहा था. और विंग की नज़रें उस बहुत बड़े से ग्राउंड पर थी जहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं था जो विंग को रोक रहा हो. कोई भी ऐसा नहीं था. हर कोई उसके खिलाफ था, हर कोई उसका दुश्मन था. विंग नहीं समझता था किसी को दुश्मन, वो लोग समझते थे. विंग तो सिर्फ अच्छा करना चाहता ना. विंग तो सिर्फ अच्छा ही कर रहा था सबका. तो क्या विंग ये डिज़र्व करता था. उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे. और वहीं उसे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, विंग. और जैसे ही विंग के कानों में आवाज़ आती है, अपनी नज़रें घुमाकर अपने लंजा की तरफ देखते नहीं, हम वंजन की तरफ देखता है जो सबसे प्यार है, जिससे दोस्ती करने की उसने कितनी कोशिश की. क्या ये भी विंग को कल्प्रिट समझ रहा है. क्या ये भी विंग को गालियाँ देने के लिए उसे बुला रहा है. ये सोचते हुए उसने अपनी वो नज़रें लान वांगजी की तरफ करी. और इन आयरन कंटिन्यूसली उसकी बॉडी, उसकी सोल को सक कर रहा था. वो विंग जानता है कि बस उसके पास अब गिनती के कुछ सेकंड, कुछ मिनट बचे हैं. और उसी कुछ मिनट में उसे ऐसा झटका लगता है वो सोच नहीं सकता. वांगजी अपनी स्वॉर्ड से फ्लाई करता हुआ वुशन के सामने खड़ा था, विंग के सामने खड़ा था. एंड वो विंग की तरफ देख रहा था. उसे फिर से कहा, विंग. नहीं. उसने इतना ही कहा था कि विंग ने फिर से एक दर्द भरी मुस्कुराहट दी और कहा, लंजा
तुम तो खुश हो ना? हाँ, अब कोई तो टीज़ नहीं करेगा। वीन को पता था अब बस गिनती के कुछ सेकंड्स बचे हैं, सिर्फ कुछ सेकंड्स। और अभी वो माहौल, वो सीन कुछ यूँ था कि वांगजी अपनी स्वॉर्ड पर वीन के बिल्कुल सामने था। वीन उस ब्लैक स्मोक से कवर उस हवा में फ्लोट कर रहा था, और वहीं वो सारे क्लैंस, हर कोई उस ब्लैक स्मोक को और वीन को, हर कोई अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था, क्योंकि ये नज़ारा बहुत खौफनाक था। और अगर किसी और की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत इमोशनल सीन था। वेल, अब हर तरफ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बीलिंग पचाक चेक करने क्या वाला है। और वहीं वी अभी बस कुछ सेकंड बचे थे, और वो कुछ सेकंड्स शायद वो मरने के बाद भी याद रखने वाला था। और वहीं वांगजी जो अपनी स्वॉर्ड से थोड़ा सा और आगे आया, और वहीं वीइंग जो उसकी तरफ देख रहा था, जिका लंसा, और आगे उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वांगजी के कुछ वर्ड्स ऐसे थे, वी मत जाओ, तुम्हें मैं खुद से ज़्यादा चाहता हूँ। इस टाइम उस जगह पे बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंस था, तो वांगजी की वो आवाज़ हर कोई सुन सकता था, और हर कोई शॉक था, और साथ में विंग भी। उसे कहा लंजा, विंग ने आराम से कहा, और वांगजी ने विंग को पकड़ने के लिए वो बिल्कुल उसके आगे बढ़ा था। हाँ, वो ब्लैक स्मोक उसे बहुत रोक रहा था, और एक टाइम पर वांगजी के माउथ से ब्लड भी आ गया, लेकिन वांगजी ने आगे बढ़कर विंग को हक करना चाहा, और शायद उसने कर भी लिया, लेकिन वो 2 सेकंड थे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसने जैसे ही विंग को हर्ट किया था, विंग की आंखें हर तरफ घूमी थी। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो विंग को सपोर्ट करता, कोई ऐसा नहीं था जो विंग के लिए खड़ा होता। और वहीं वो शख्स जिसे वो हमेशा से समझता था कि वो पर्सन विंग से नफ़रत करता है और ना जाने क्या क्या, वही आज से हक कर रहा था। लेकिन वो सिर्फ 2 सेकंड का था, क्योंकि उस इन आयरन ने कम्प्लीटली विंग की बॉडी, सोल सब को सखर लिया था, सब कुछ ले लिया था। विंग ने सब कुछ दे दिया था, और अचानक से वो इन आयरन, यानी वो इन लोहा, एक सिर्फ नॉर्मल आयरन के पीस की तरह वहाँ पर गिर चुका था। और वहीं वांगजी जो भी अचानक से उस फ्लोर पर गिर गया था। वांगजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हाँ, वो हंग वजन जिसके फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता, वो हंग वजन जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, ना जाने कैसे वो सारे लोग धीरे धीरे करके वापस आ रहे थे। हाँ, जांग यानले जिनकी भी धीरे धीरे करके आंखें खुलने लग गई थी, वो हर कोई जो इस गंदे खेल की चपेट में आया था, हर कोई ज़िंदा हो रहा था, चाहे वो वैन रूहान हो या नी मिंजे हो, जिन रुशन हो, जियांग यानली हो, मैडम यू हो या जियांग फमियान, हर कोई उठ रहा था। हर कोई उस नेवर नाइट के सीन में ना जाने कैसे उसी ब्लैक स्मोक के ज़रिए अपेयर हो रहा था। हर किसी का अपना मिल चुका था, लेकिन वो हम जो वो प्योर कल्टिवेटर, वो उस नेवर नाइट के सीन में जहाँ पर लोग अपनों से मिल रहे थे, वो अपने नीज पर बैठा हुआ था। लैंस जैन ने धीरे से वांगजी की तरफ देखा, लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो जानते थे कि उनका हसन, उनका भाई, कुछ नहीं कहा उन्होंने भी, लेकिन लैंस जैन की आंखों से भी एक आंसू निकल चुके थे। देखते देखते वक्त आगे बढ़ने लगा। जिन मिंग्याओ को और वो लोग, उन सब को उनके किए की सज़ा मिलने लग गई। धीरे धीरे उन सब को पता चल रहा था कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि नीमन जो वापस आ चुके थे। हर चीज़ पता चल रही थी। वैनम भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था जैसा वो पहले था। हर चीज़ तो परफेक्ट चल रही थी। हाँ, वो लिंगपचाक जो लोगों के लिए विलन हुआ करता था, ना जाने क्या क्या कहा जाता था उसे, अब वही लिंगपचाक लोगों के लिए गॉड से कम नहीं है। उसके लिए एक टेम्पल बनवाया गया, जहाँ पर लिंगपचाक की एक मूर्ति बनवाई गई। हाँ, लिंगपचाक जो लोगों के लिए गॉड से अब कम नहीं था। और वहीं लान वांगजी जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, कि उसे मैरिज करनी होगी हंग वंचन पर, तो उसने सबको बता दिया
कि वो पहले से लीन पेट्रियार्क से मैरिड था। उसे सब कुछ बता दिया। और कोई क्या हंगवंजन को कुछ कह सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वक्त बीत रहा था, धीरे धीरे वक्त और तेज़ी के साथ बीतने लग गया। हर किसी ने हंगवंजन और लीन पेट्रियार्क को सोलमेट मान लिया, कपल मान लिया। और वहीं सिजोई, हाँ सिजोई युआन, यानी उसे जैसे बड़े होकर पता चला उसके फादर के बारे में, जिसे वो फादर कहा करता था, वो लीन पेट्रियार्क जो सबके लिए हीरो हो चुका था। लोगों ने उसके साथ क्या किया, सब जैसे जैसे पता चला उसने उसे लैंस को छोड़ दिया। हाँ, और उसने कहा वो वे बनेगा। वे, उसने अपना नेम वे कर लिया, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई वे बचा ही नहीं था, तो वो वे सिजोई बन गया। और वहीं लैंस, हर चीज़ बीत रही थी धीरे धीरे वक्त के साथ। और आखिरी में हर किसी की डेथ आनी ही होती है। और वहीं हंगवंजन, जिनके पास उनका लेटर था, हाँ वो उसमें कुछ लिख रहे थे। ना जाने कितने हज़ारों साल बीत चुके थे। और वहीं हंगवंजन, जिनकी लाइफ बेरंग थी, कोई नहीं था उनकी लाइफ में। हाँ, लैंस होती तो ऐसे हैं, या कहे तो हंगवंजन ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा प्यार किया था। और वहीं वो उस लेटर को लिख रहे थे। उसकी कुछ लास्ट की लाइन यूँ थी, मेरी मोहब्बत पूरी थी लेकिन इख्तिताम अधूरा रह गया। और उस लेटर के एंड में हंगवंजन की कुछ आंसू की बूंदें नज़र आ रही थी। और धीरे धीरे करके उनकी भी डेथ हो गई। और हंगवंजन की डेथ के बाद उनका स्टैचू भी हीलिंग पेट्रियार्क यानी ईलिंग पेट्रियार्क के बराबर में ही लगवाया गया, बनाया गया। और वो टेंपल धीरे धीरे करके एक्सटेंड होता रहा। लोग आते रहे, कहानियाँ जानते रहे, और बहुत 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 सदियाँ गुजर गई। लोगों में रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ और ह्यूमन कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अल्फ़ा, बीटा एंड ओमेगा। ये इंसान के अंदर के जेंडर्स धीरे धीरे करके बदलने लग गए, उनके जीन्स बदलने लग गए, और ये ह्यूमन सोसाइटी की नींव बन गई। ना जाने कितने हज़ारों साल गुजर चुके थे, लेकिन वो पास्ट लोगों में शायद छा चुका था। हर तरफ उसकी बातें हुआ करती थी। आखिर होती भी क्यों ना, ये लांस और वेस के बीच की बातें थी। मेरी मोहब्बत तो पूरी थी लेकिन इख्तिताम अधूरा रह गया। डैड, ये इतनी इमोशनल स्टोरी थी, मुझे नहीं पता था डैड। आपने मुझे बुक रिकमेंड क्यों की? आपको पता है ना मुझे सैड स्टोरीज नहीं पसंद। इस पर पीछे से आते हुए मिस्टर विंग ने कहा, विंग, तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस पर विंग पीछे मुड़ा और से कहा, डैड पास्ट, लेकिन ये पास्ट इतना सैड है। आपको पता है सैड स्टोरी से ये स्टोरी मैंने सुन लिया, अब मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वे आगे बढ़े। उन्होंने विंग के हेयर्स को रफल किया और कहा, विंग, तुम यहाँ के हमारे पूरे कम्प्लीटली बिजनेस वर्ल्ड के एक लौते ओनर हो, द वन एंड ओनली ओनर हो, तो तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, वरना तुम हमारे पास्ट को आगे कैसे लेके जाओगे। इस बात पर विंग ने स्माइल किया और खड़ा हुआ और अपने डैड को हक करा और बोला, डैड, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब वो हंगवंजन कितने अच्छे थे ना। उन्होंने ना जाने कब तक अपने मरते दम तक सिर्फ इंतज़ार करा, सिर्फ इंतज़ार, और उसकी याद में रहे, किसी और को चूज़ नहीं किया। और जहाँ तक मैंने सुना है उनकी ब्यूटी के कोई हद नहीं थी, वो अनलिमिटेड थे। वो कितने ब्यूटीफुल थे आप जानते हैं, तो वो किसी को भी अपने लिए चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस बात पर फ़ौरन से मिस्टर वी धीरे से विंग को खुद से दूर करते हैं, उसके फेस को अपने हैंड्स में कप करते हैं और बोलते हैं, यही तो थी उनकी मुकम्मल मोहब्बत, लेकिन उसका इख्तिताम अधूरा रह गया। इस बात पर विंग ने स्माइल किया और कहा, लेकिन आज के टाइम पे लैंस, हाँ, ये बोलता हुआ वो अपने फादर से दूर होता है और उस चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, लैंस को आपने देखा है? हाँ, कैसे है? फिर इस बात पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वी पीछे से आते हैं और बोलते हैं, विंग, हम बिजनेस ट्रैवल्स हैं और हमारे बीच में ये होना तो नॉर्मल ही है,
वैसे भी उन लैंस ने इतना कुछ गलत नहीं किया है। इस बात पर विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ डैड, उनको क्या लगता है कि उनका हायर एक अल्फ़ा है और मैं एक ओमेगा हूँ, तो क्या हम उस हवेली को, उस मैंशन को छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर हमारा पास्ट दफन है, हमारा पास्ट है वो, और हम उस हवेली को छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए विंग की आंखों में कुछ अलग ही स्पार्क था। उसकी वो सिल्वर आइज चमक रही थी। उसने कहा, हाँ, मैं एक ओमेगा हूँ। उन लोगों को लगता है ना कि ओमेगा वीक होते हैं, उनको तो मैं दिखाऊंगा। हाँ, सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और उनको अभी तक लगता है ओमेगा वीक होते हैं, और उनका जो बेटा है वो एक हायर है, हाँ, अल्फ़ा है, तो वो कुछ भी करेगा। माय फुट डैड, ये बोलता हुआ विंग सिर्फ और सिर्फ वी चांसी की तरफ देखता है, हाँ, यानी मिस्टर वे की तरफ देखता है। इस पर मिस्टर वे बोलते हैं, हाँ बच्चा, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सारे अल्फाज से ऊपर हो, सबसे ऊपर हो। इस बात पर विंग स्माइल करता है। वो बोलता है, डैड आप भी इतनी तारीफ मत किया करें। ये बोलता हुआ नीचे देखता है क्योंकि वो ब्लश कर रहा था। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वे बोलते हैं, विंग तुम बहुत क्यूट हो। हाय, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अल्फ़ा तुम पर तो ऐसे ही मर मिटेगा। इस बात पर विंग अपनी नज़र उठाकर अपने डैड की तरफ देखता है। वो बोलता है, डैड ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा मेरे टेस्ट वाला मिला नहीं है। एक्चुअली विंग के डैड एक अल्फ़ा है और विंग एक ओमेगा है, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत बनती है। इतने फ्रैंक है वो एक दूसरे के साथ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी मॉम जो हमेशा विंग को डांटती रहती हैं, जैसे वो अभी आ रही हैं पीछे से, विंग तुम इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं भी। तुमने सिर्फ कंपनी की वजह से अपना लंच स्किप किया है, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलती हुई वो विंग के पास आई थी, उसके रूम में। जैसे ही विंग को ये रियलाइज़ हुआ, उसने अपने डैड की तरफ देखा, अपनी आंखों को बड़ा करा, बोला, डैड वो मीटिंग थी, मैं भूल गया प्लीज़। इस पर मिस्टर वे ने कहा, विंग तुम्हें लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम्हारी मॉम के सामने मेरी भी नहीं चलती। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हैंड्स को ऊपर कर देते हैं। एंड वही विंग जो अपने पूरे रूम में ढूंढ रहा था कि उसको छुपना कहाँ है, लेकिन आखिरकार उसकी मॉम ने उसका डोर ओपन कर दिया। एंड देन डोर ओपन करते हुए कहा, विंग तुम्हें बताती हूँ। ये बोलते अपने हाथों में उस स्पैचुला को घुमा रही थी। एंड विंग ने कहा, मम वो एक्चुअली डैड ने मुझे कहा था कि लेंस से इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। इस बात पर भी चांसर ने कहा, नो बिल्कुल भी नहीं चांसर, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है, तो तुम्हारा बेटा बहुत झूठ बोल रहा है। इस बात पर विंग ने अपनी आंखों को बड़ा कर बोला, डैड मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं उनका बेटा हो गया क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ, आप मुझे ट्रैश उठा के लाए हैं? सीरियसली डैड? इस पर सिर्फ और सिर्फ मैडम वे जो कि चांसलर थी, वो फ़ौरन से जाती हैं, विंग के एयर्स को पकड़ती हैं और बोलती हैं, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, चलो। ये बोलती हुई वो उसके एयर्स को ट्विस्ट करते हुए बाय डाइनिंग टेबल की तरफ लेके जाती हैं एंड ज़बरदस्ती उसे इतना खिलाती हैं कि बस। सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं एक मैंशन का सीन। मैंशन कम्प्लीटली वाइट कलर में था, एंड वहीं एक पर्सन जो अपने नीज़ पर अपनी आंखों को बंद करे बैठा हुआ था, उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। वो अपने नीज़ पर था। वो मैंशन बिल्कुल वाइट कलर में था और वहीं उसके कानों में आवाज़ें जा रही होती हैं, 58, 59, 60, 61, 62। लेकिन उस पर्सन की आंखें बिल्कुल खाली थी और उस पूरे मैंशन में वायलिन प्ले करने की आवाज़ें गूंज रही थी। हाँ, शायद कोई पर्सन वायलिन प्ले कर रहा है और वो पर्सन बिल्कुल स्टिफ फेस के साथ अपने नीज़ पर बैठा हुआ था और उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जैसे ही वो दूर खड़ा पर्सन काउंट करता है 100, वैसे ही अचानक से उसे दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है और वहीं उसके पीछे जो पर्सन था वो हटता है और बोलता है, नेक्स्ट टाइम से लान वांग जी मैं ना देखूं। तुम्हें 1 मंथ का टाइम दिया गया था उस हवेली को पा लेने के लिए, उस हवेली को अपना बनाने के लिए, उस मैंशन को अपना बनाने के लिए, लेकिन तुम इसमें नाकाम रहे। मुझे नहीं पता तुम ऐसा कैसे करोगे, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ट्रिक और बाय टैट, आई डोंट केयर। कुछ प्लान्स हैं मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा और उन पर तुम वर्क करोगे। सो उस हवेली को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए मिस्टर लैन अपने हाथों से उस चाबुक को पीछे की तरफ फेंकते हैं और फिर
अपने कदमों को तेज़ से बढ़ाते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। एंड वहीं वांग जी जो कि धीरे से खड़ा होता है। उसकी पीछे वाली शर्ट, हाँ, वो बहुत लॉन्ग कोट था जो फट चुका था पूरी तरीके से। वो वाइट कलर में था, बिल्कुल वाइट कलर में, वो बिल्कुल फट चुका था, कार्डिगन था। वांग जी खड़ा होता है और वो एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वो पूरी वाइट कलर की ज़मीन, वाइट कलर का वो जो फ्लोर था वो बिल्कुल ब्लड से कवर हो चुका था, बिल्कुल ब्लड से कवर। एंड वहीं वो अपनी नज़रें घुमाकर दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर बटलर खड़ा हुआ था जिसने काउंट डाउन स्टार्ट किया था। फिर वांग जी सामने देखता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा झूला लगा हुआ था। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल था, हर तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे और बीच में वहाँ पर झूला था जिस पर मैडम लैन बैठी हुई थी। उनके हाथ में वायलिन था जिसे वो लगातार कंटिन्यूसली प्ले करे जा रही थी। उस लास्ट काउंटडाउन के साथ उनका वो वायलिन भी रुका था और वो अपने वायलिन को उसी झूले पर रखती हैं और फिर अपने कदमों को बढ़ाती हुई वांग जी के सामने आके खड़ी होती हैं और बोलती हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। वो हवेली, वो मेंशन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी कीमत पर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम जानते हो तुम्हारे डैड मुझे छोड़ देंगे और मैं ये नहीं चाहती। तो बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। ये बोलती हुई वो अपने कदमों को बढ़ाती हैं और टर्न होने के बाद वहाँ से अपने रूम में निकल जाती हैं जहाँ पर उन्हें अपने हस्बैंड के गुस्से का शिकार होना है। वांग जी ने इस बीच में कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं। वो टर्न होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो हल्का सा डगमगा रहा था क्योंकि उसकी बैक पूरी तरीके से ज़ख्मों से भरी हुई थी। वो अपने ही हॉस्पिटल में जाता है, अपने लैन हॉस्पिटल में वहाँ जाता है और फिर हमेशा की तरह डॉक्टर सॉन्गलेन के कैबिन में चला जाता है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल स्टेटस रखते हैं। उनके पास जाता है, डॉक्टर सॉन्गलेन देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी आज भी। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वहाँ पर जो बेड था उस पर अपनी बैग के बल लेट जाता है। एंड डॉक्टर सॉन्गलेन धीरे से उस कार्डिगन को हटाते हैं और अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेते हैं जहाँ पर 100 लैशेस का निशान साफ दिख रहा था और पुराने भी काफ़ी ज़्यादा निशान थे, ज़ख्म थे। और वहीं सॉन्गलेन ने धीरे धीरे करके उन सबको ट्रीट करना स्टार्ट करा। इस बीच में भी वांग जी ने एक भी आवाज़ नहीं निकाली थी, एक भी आवाज़ अभी तक उसने नहीं निकाली थी। और धीरे धीरे करके उसके बैक के वो सारे ज़ख्मों को वो ट्रीट करता है और वांग जी को बोलता है, वांग जी तुम्हें बेड रेस्ट लेना चाहिए, तुम्हारी बैक की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वांग जी जैसे ही सुनता है वो उठकर बैठ जाते हैं। शायद स्टिचेस खुल भी चुके होंगे लेकिन शायद क्या उसे उसकी परवाह थी, बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है नहीं। ये बोलते हुए वो अपने उस कार्डिगन को लेता है और फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। उसके कदम रुक जाते हैं जब उसे आवाज़ आती है सॉन्गलेन की, कब तक सहोगे ये सब। वांग जी कुछ सेकंड रुका था, उसने टर्न नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो उस डोर को ओपन करता है और उस कैबिन से बाहर निकल जाता है और सॉन्गलेन भी एक डीप शाई करता है। और वहीं वांग जी जो कि उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, जो भी उसे देख रहा था, डॉक्टर या कोई भी, उसे वो कर रहा था आखिर पूरे लैन एम्पायर का वन एंड ओनली हायर जो है वो, क्योंकि उनके फर्स्ट हायर यानी लैन शिजान की तो काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी है। कैसे हुई, क्या हुई, किसी को नहीं पता, लेकिन बस उनकी डेथ हो चुकी है। और अभी वांग जी बाहर निकलता है उस हॉस्पिटल से। जब से वांग जी के पास ये एम्पायर आया है, ये एम्पायर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और ये वेस को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। वेस और लांस एक दो ऐसे किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते, एक दूसरे को हमेशा टक्कर देते हैं, हमेशा। सिर्फ बिजनेस, उन लोगों की राइवलरी बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। आज कभी लेंस इस प्रोजेक्ट को लिया है तो कभी वेस्ट लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल हैं। एक कभी नीचे आता है तो दूसरा ऊपर, जब दूसरा ऊपर आता है तो एक नीचे। ये लोग बहुत फेमस हैं, या ये बात कहें तो सही में चाइना पर रूल करने वाली ये दो ही कंपनीज से ज़्यादातर, वरना नॉर्मल कंपनीज है वो इतनी टॉप पर नहीं चल रही जितनी ये दोनों कंपनीज चल रही हैं। जब से लान वांग जी के पास बिज़नेस आया है तब से मिस्टर वे ने भी बिज़नेस छोड़ दिया और अपने बेटे, अपने वन एंड ओनली चाइल्ड वींग को ये बिज़नेस दे दिया।
हाँ, ये बिज़नेस तब से ये दोनों चला रहे हैं अपने उस बिज़नेस को, और एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर देते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है, और बहुत जगह इन दोनों की पिक्चर साथ में आती है, द इंटरनेशनल राइवल्स। हाँ, ये इन दोनों का नाम ही राइवल्स के साथ लिया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। वेल, अभी हम सीन देखते हैं मिस्टर लान का। हाँ, मिस्टर लान, जो कि अभी वांग जी के कैबिन में खड़े हुए थे। वांग जी तो अपने काम को बिल्कुल परफेक्टली कर रहा था। मिस्टर लान वांग जी के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, हमें वो मेंशन कब मिलेगा? आखिर कब? तुम जानते हो ना कि अगर हमारे वहाँ पर एक इंडस्ट्री बनी तो वहाँ पर कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। ये बोलते हुए वो वांग जी पर चिल्ला रहे थे। किसी और की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वांग जी पर चिल्ला सके, लेकिन ये तो उसके फादर है ना, उसके सो कॉल्ड फादर। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखें अभी भी खाली थी, और वो अपने सिर्फ डैड की तरफ देख रहा था, तो सिर्फ चिल्लाए जा रहे थे। हमारे लिए वो मेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें उस हवेली की जगह वो बनाने हैं। हाँ, वो इंडस्ट्री बनानी है, और अगर वो बनी तो तुम जानते हो हमारा बिज़नेस कहाँ जाएगा, और हम उन वेस्ट से आगे निकल जाएंगे। किसी भी कीमत पर लान वांग जी, हमें वो हवेली चाहिए, वो मेंशन चाहिए। हम उसे ब्रेक करवाएंगे और वहाँ पर वो इंडस्ट्री बनवाएंगे। और तुम्हें 1 मंथ का टारगेट दिया था, तुमने वो कंप्लीट नहीं किया, तो अब तुम्हारे पास एक और 1 मंथ है, सिर्फ 1 मंथ। और अगर तुमने अगले आने वाले 1 महीने में नहीं किया ये, तो याद रखना, तुम्हारी मदर, उनका मैं खुद डाइवोर्स दूंगा, और तुम्हारा वो छोटा भाई लैन युआन को मैं धक्के देकर बाहर निकालूंगा, या उसे मैं ऐसी जगह भिजवाऊंगा ना जहाँ से तुम कभी उसे नहीं ढूंढ पाओगे, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए और धमकियाँ देते हुए वो बाहर निकल चुके थे। और जैसे ही वो गए, वांग जी अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया, खुद को उस पर लीन कर लिया। वांग जी क्या कर सकता है? वांग जी ने बहुत हाई अमाउंट देने का कहा, वेस को कहा कि वो काफ़ी हाई अमाउंट देगा, लेकिन वो नहीं माने, तो वांग जी क्या कर सकता है? वो लैंड, वो ज़मीन, वो हवेली उनकी है। वांग जी ने बहुत ट्राई किया, और वो ऐसा भी नहीं है कि उस हवेली को ख़रीदे जाते हैं, वो ख़रीद कर उसे ब्रेक करवा कर वहाँ पर इंडस्ट्री बनवाना चाहते हैं। और वो मेंशन, वो हवेली वांग जी भी जानते हैं, वो बहुत पुरानी है। वहाँ पर पहले एक टेम्पल हुआ करता था। हाँ, इलिंग पचाक और हंग गुंजन का वो टेम्पल, जो कि टेम्पल तो नहीं, अब वो एक हवेली बन चुकी है, जहाँ पर उन दोनों के वो स्टैचूज़ अभी भी वैसे ही रखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही। और लोग वहाँ पर आते भी हैं, विज़िट भी करते हैं, क्योंकि वे से वो दरवाज़े खोल दिए हैं उन लोगों के लिए, जो भी आए वो इलिंग पचाक और हंग गुंजन के स्टैचूज़ को देख सके, उन्हें एडमायर कर सके। आखिर वो उनका पास्ट जो है, और वांग जी भी कहीं ना कहीं उस पास्ट को टूटते हुए नहीं देख सकता ना, चाहता है वो। और उस हवेली को वो लोग, हाँ, उसके डैड चाहते हैं अपना बनाना, क्योंकि वहाँ पर शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हम सीन शिफ्ट करते हैं, और फिर से हम एक सीन देखते हैं। हाँ डैड, आज का दिन बहुत टायर्ड था, ये बोलते हुए विंग, जो कि अचानक से उस काउच पर आ धमका था, या बोलते तो गिर गया था। उसके डैड, जो कि अभी अपने टैब में कुछ देख रहे थे, हाँ वो ड्रामा देख रहे थे, वो बात अलग है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ देखा। वो कहा, विंग, हाँ तुम थक गए? इस बात पर विंग अचानक से बैठा, उसे बोला, हाँ डैड देखो, ह्यूमन बॉडी है, थकती तो है ही, मैं बहुत थक गया हूँ। ये बोलते हुए वापस से वो पीछे की तरफ गिर गया। और फिर उसके डैड ने कहा, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो लान वांग जी थका होगा। उन्होंने जैसे ही कहा था, विंग उठकर बैठ गया। उन्होंने कहा, डैड, उसे कहा, डैड आप भी अल्फा और ओमेगा के बीच में फ़र्क करने लग गए हैं। ये बोलते हुए उसे अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस किया, और वहीं उसके मुंह पर एक बहुत ज़ोर की पिलो लगी थी, एंड उसने अपनी आंखें उठाकर अपनी मॉम की तरफ देखा, जिन्होंने चिल्लाया, ओ अल्फा ओमेगा के बच्चे, तुझे बताऊँ मैं अभी। ये बोलते हुए मैडम वी फ़ौरन से सामने आई थी विंग के। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ अभी, हाँ अल्फा ओमेगा के बीच में फ़र्क करते हैं तुम्हारे डैड, काश कर ले हो तो इन्होंने फ़र्क। हाँ, क्या क्या तुम्हें नहीं सिखाया? हाँ, कार ड्राइविंग, स्पोर्ट्स कार्स लाई हैं, तुम्हें कार रेसिंग पसंद है, वो है हॉर्स राइडिंग, ना जाने तुमने क्या क्या किया है। हाँ, और बोले अल्फा ओमेगा के बीच में फ़र्क करते हैं, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये बोलते हुए वो एक पिलो को उठाकर दोबारा से विंग पर फेंकती हैं, एंड विंग जो काउच खड़ा होता है एंड पीछे की तरफ से वो जंप मार देता है, एंड वहीं फ़ौरन से मिस्टर वे बोलते हैं,
विंग संभल कर। और वहीं उसकी मदर जो उसके पीछे पिलोस की बारिश कर रही थी, सारे कुशन सारे पिलो सब उठाकर विंग पर फेंक रही थी। और वहीं विंग जो हंस रहा था वो वहाँ से कुछ कुशन्स को उठाकर अपनी मॉम पर फेंक रहा था। और वहीं मिस्टर वे जो कि फ़ौरन से अपने उसी टैब को उठाते हैं एंड उसमें इन दोनों की वीडियो बनाने लग जाते हैं। और वहीं फ़ौरन से मैडम वे देखते हैं जैसे ही उनके हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं वो एक क्वेश्चन उनकी तरफ फेंकती हैं और बोलती है तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हें यही आता है। ये बोलते हुए वो उनकी तरफ क्वेश्चन फेंकती हैं और वो लोग क्वेश्चन फाइट करने लग गए थे। विंग जानता है उसकी मदर ने ये सारा का सारा उसके उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को और वो जितना थक गया है इन सब चीज़ों को दूर भगाने के लिए ये सब किया है। विंग जानता है और वो अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा खुश है वो बता नहीं सकता। उसका एक एक दिन एक एक मोमेंट सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। वो खुद को लकी फील करता है कि ये दोनों उसके मदर फादर हैं। एंड वहीं फ़ौरन से मिस्टर वो खड़े हो गए बिल्कुल स्ट्रेट। एंड वहीं मैडम वे और विंग ने उनकी तरफ देखा और विंग ने अपनी एक आईब्रो को रेस किया और कहा क्या हुआ डैड, आप इतने सीरियस क्यों हो गए। इस बात पर मिस्टर वे ने कहा विंग क्या तुम पार्टी में नहीं जाने वाले हो? तुम जानते हो ना आज पार्टी है। हाँ। इस बात पर विंग बोलता है डैड वो बिजनेस पार्टी है। हाँ कुछ क्लबिंग वाली पार्टी होती है तो मज़ा भी आता, कुछ अल्फाज देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर सिर्फ एक स्माइल करते रहो। हाँ अब मेरा पता है पूरा माउथ दर्द करने लग जाता है। जैसे ही मिस्टर वे ने सुना उन्होंने कहा तो तुम वहाँ पर मतलब अल्फाज को ताड़ने जाते हो, देखने जाते हो। इस बात पर विंग ने कहा डैड मतलब हाँ ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं, चलता है ना। ये बोलते हुए अपने सिर्फ और सिर्फ फादर की तरफ विंग करता है। इस बात पर फ़ौरन से मैडम वे एक और क्वेश्चन विंग की तरफ फेंकती है और बोलती है शेमलेस पर्सन। हाँ मैं तो सोच रही हूँ तुम वाकई में ओमेगा ही हो ना। बात सुनो, ए मिस्टर वे एक काम करते हैं, हम एक दफ़ा इसका और जेंडर चेक करवा लेते हैं कि ये वाकई एक ओमेगा ही है ना। और वहीं मिस्टर वे बोलते हैं वो तो हम देखेंगे। वैसे विंग बताओ क्या मतलब मैं तो जब जाता था मतलब बिजनेस इवेंट्स में तो वहाँ पर तो बड़े अच्छे अल्फाज आते थे, हैंडसम अल्फाज आते थे, लेकिन क्या अब नहीं आती क्या। इस बात पर विंग बोलते हैं नहीं डैड वो हाँ बस ठीक होते हैं, लाइक सब खड़ूस यक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बंदा थोड़ा जॉली होता है, अच्छा होता है, ओमेगास को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन यक वो सब उनकी ट्रिक्स इतनी गंदी होती हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आता। सबका फेस बिल्कुल कद्दू जैसा होता है। हाँ वो अजीब मुंह बना रहा था। इस बात पर मिस्टर वे बोलते हैं सीरियसली विंग। और वहीं मैडम वे जो बोलती है तुम बाप बेटे एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये बोलती हुई वो वहाँ से खड़ी हो जाती हैं। और वहीं मिस्टर वे बोलते हैं वैसे विंग बिजनेस मतलब पार्टी है तो तुम्हें जाना चाहिए। इस बात विंग बोलता है ऑफ कोर्स डैड जाऊँगा, वैसे मैं कुछ सोच रहा था। इस बात पर फ़ौरन से मैडम वे बोलती हैं बस विंग तो तुम कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो तुम। इस बात पर फ़ौरन से मिस्टर वे बोलते हैं तुम तो चुप रहो। हाँ बताओ विंग तुम क्या बोल रहे थे। इस बात पर विंग बोलता है वैसे मैं सोच रहा था कि वो लानवांग जी वो तो कभी आते नहीं हैं तो मैं क्यों जाऊँ। इस बात पर फ़ौरन से मिस्टर वे बोलते हैं तो क्या तुम उसकी बराबरी कर रहे हो। हाँ इस बात पर विंग बोलता है मैं कर नहीं रहा, मैं हूँ यू नो ना, मतलब थोड़ा सा वो आए हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, क्लियर करें और फिर से एक दफ़ा न्यूज़पेपर में और हेडलाइंस में हो। दो राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने, उन दोनों ने एक दूसरे की नज़रों से ही जान से मार दिया। ये बोलता हुआ खड़ा होता है। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर वे बोलते हैं ठीक है, लेकिन अगर इस स्टेयरिंग गेम में तुम दोनों को एक दूसरे से लव हो गया तो। जैसा ही विंग सुनता है वो बोलता है लव उस लानवांग जी से बिल्कुल भी नहीं, कद्दू जैसे शक्ल का है वो, करेला भी उससे अच्छा होगा, मीठा होगा। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ मैडम भी बोलती हैं हे ऐसे मत बोलो, तुमने देखा है उस बच्चे को कितना हार्ड वर्किंग है, और करेला तो बिल्कुल भी नहीं है उसकी शक्ल जैसा, बिल्कुल भी नहीं, इतना हैंडसम है, इतना चार्मिंग है, इतना डैशिंग है। और मिस्टर वे फ़ौरन से बोलते हैं तुम्हें बड़ा हैंडसम लग रहा है, तुम देखो यहाँ, हे तुम्हारा अल्फ़ा उस लानवांग जैसे बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा, है ना विंग। जैसे ही विंग की तरफ सबका ध्यान जाता है विंग बोलता है यस मदर वो लानवांग जी यक वो अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे फादर को देखो कितना हैंडसम है, कितना चार्मिंग है।
इस बात पर फ़ौरन से मैडम वे बोलती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बुढ़े तो हो गए हैं, ओल्ड मैन। ये बोलते हुए वो खड़ी होती हैं और बोलती हैं, चलो अब फ़ौरन से कुछ खा लो। जैसे ही मिस्टर वे ये सुनते हैं, वो बोलते हैं, विंग तुम तो जाओगे ना? इस बार विंग बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, जाना तो पड़ेगा। ये सोचते हुए वो अपने रूम में जाता है और फिर रेडी होने लग जाता है। एक्चुअली आज बिज़नेस पार्टी है, या बोले तो बिज़नेस पार्टी के नाम पर लोग अपनी डील्स दिखाने आते हैं और शो ऑफ करवाने आते हैं। वेल, हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। विंग का रूम का डोर ओपन होता है, वो बाहर निकलता है एंड सिर्फ और सिर्फ वी चांस है और चांस रन यानी मैडम वे और मिस्टर वे विंग को देखते रह जाते हैं। तो लोग मैडम वे तो बोलती हैं, ओह माय गॉड बच्चा, तुम तो बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। ही मिस्टर वे, इसके साथ कुछ कुछ बॉडीगार्ड्स भेज दो भाई। वो जैसे ही ये बोलती है, विंग उनकी तरफ घूर कर देखता है। वो बोलते हैं, मॉम मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस बात पर फ़ौरन से मिस्टर वे भी सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसके पीछे सीक्रेट स्पाइस तो मेरे होते ही हैं, तो वो देख लेंगे। जैसे ही विंग सुनता है, वो घूर कर अपने फादर की तरफ देखता है। वो बोलता है, फादर सीक्रेट स्पाइस? एंड उसके फादर अपनी टंग को अपने टीथ के नीचे दबा लेते हैं और बोलते हैं, विंग एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारी सेफ्टी के लिए बच्चा, हाँ तुमसे दूर रहते हैं, बहुत दूर, किसी की नज़र में भी नहीं आते। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ विंग घूर कर देखता है अपने फादर की तरफ और बोलता है, फादर हाँ देखो बॉडीगार्ड तक ठीक था, लेकिन मैं ये चीज़ ना देखूं कि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग आप तक पहुंचाते हैं, वरना एक एक को ढूंढ ढूंढ कर जान से मरूंगा। ये बोलता हुआ वो अपने फादर की तरफ देखता है। और वहीं अब हम देखते हैं उस पार्टी हॉल का सीन। वहाँ पर एक पर्सन इंटर होता है, वो कम्प्लीटली ब्लैक अटायर में था, कम्प्लीटली उसका अटायर ब्लैक था। हाँ, वो अंदर एंटर जैसे ही होता है, हर किसी की नज़र उस अल्फ़ा पर होती है। वो अल्फ़ा लान वांगजी था। आज वो ना जाने कितने सालों बाद जब से उसने इस कंपनी को हैंडल करना स्टार्ट किया है, तब से शायद वो पहली दफ़ा ऐसी किसी बिज़नेस पार्टी में आ रहा है। वैसे तो वो आता नहीं है, लेकिन वो आज आया है। वो आया, उसका सूट बिल्कुल ब्लैक था, उसका कोल्ड फेस हर कोई देख सकता था, उसकी आंखें जो बिल्कुल खाली थी। और हमेशा की तरह वो जैसे ही आता है, हर किसी की नज़र, हर किसी की अटेंशन उस अल्फ़ा पर थी, क्योंकि आखिर वो अल्फ़ा था भी तो ऐसा ही, उसकी वो पर्सनालिटी, वो ऑरा, ओह माय गॉड। वेल, अभी लान वांगजी जो अपने कदमों को बढ़ाता हुआ एक टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कुछ वेटर्स आते हैं, उसे वाइन देते हैं। उसके हाथों में वो वाइन का ग्लास था, उसने धीरे धीरे करके उसका सिप लेना स्टार्ट किया। वहाँ पर वो लोग आए जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उन्होंने वांगजी को आने का बहुत बहुत थैंक यू कहा और थोड़ी सी और चापलूसी की और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स का शॉट लिया और फिर वो वहाँ से चले गए। और वांगजी जो कि कम्प्लीटली वैसा ही स्टेफ और कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन वांगजी हाँ ख़त्म। इसमें इससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था। और वैसे भी उसके आसपास का कोल्ड ऑरा किसी को अपने पास आने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। वेल, वांगजी की नज़रें उस एंट्रेंस गेट पर चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ से एक स्लिक ब्यूटी आ रहा था। हाँ, वो विंग था जो हमेशा की तरह अपने उस रॉयल हांगफू में आया था। हाँ, रॉयल हांगफू में, क्योंकि वेस पहले तो उनका इतना नाम नहीं था, लेकिन अब बहुत है, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अगर कोई भी विंग को अभी इस टाइम देखता तो देखता रह जाता। उसने उसके पीछे उसका वो लॉन्ग कार्डिगन जो कि ज़मीन को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। विंग का फेस जिस पर एक बहुत लाइट सी स्माइल थी, वो सिल्वर आइज जो चमक रही थी, वो पॉइंटेड लोस चाहे जैसे लिप्स, और उसके नीचे वो मोल जो कि शायद अपने अंदर कितना ही स्पार्क लिए उस लिप्स के नीचे था। वांगजी की सांसें, धड़कनें सब रुक चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ विंग को देख रहा था, या बोले तो पूरा पार्टी हॉल इस टाइम विंग को ही देख रहा था। हर कोई चुप था, बिल्कुल चुप। एंड विंग आता है और फिर
वहाँ पर वैसे ही पार्टी के होस्ट आते हैं, विंग से मिलते हैं। विंग भी बहुत पोलाइट तरीके से और एलिगेंसी के साथ उन सबको जवाब देता है। ना उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी और ना ज़्यादा कम। उसके फेस पर स्माइल ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी। हर चीज़ उसकी परफेक्ट थी, परफेक्ट। अभी वो एक कंप्लीट बिजनेसमैन होने का सबूत दे रहा था। हाँ, वो भी लग रहा था वे कॉर्पोरेशन का CEO। जैसे ही कुछ लोग विंग के पास से हटते हैं, विंग की नज़रें भी सामने टेबल पर बैठे उस पर्सन पर जाती हैं, जिसको जैसे ही वो देखता है उसकी नज़रें उसी पर ठहर जाती हैं कुछ मिनट के लिए। विंग ने जैसा कहा था कि जब वो दो राइवल्स आमने सामने होंगे और एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, और वहीं वी चांस है कि वो बात कहीं वो डूब ही ना जाए। शायद ये बात पूरी हो रही थी, क्योंकि विंग और वो पर्सन, ये पर्सन तो लान वांग जी है ना, अपनी उन गोल्डन आइज़ के साथ सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच का जो स्पार्क था वो बगैर दिखाए भी दिख रहा था। और कहा जाए तो इंटरनेशनल राइवल्स एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के आमने सामने। अगर गूगल वगैरह से भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल राइवल, तो साफ साफ बताया जाएगा वांग जी और विंग, जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और भले से ऐसी पार्टीज़ में मीडिया, कैमरास, इन सब को जितना भी दूर रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आ ही जाती हैं। और आज भी हुआ था, कुछ रिपोर्टर्स ना जाने किस तरीके से घुस ही गए थे पार्टी में, और उन लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। वो बात अलग है कि कल हेडलाइन न्यूज़ में हर जगह यही आने वाला था, दो राइवल एक दूसरे के आमने सामने, इंटरनेशनल राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की आंखों में डूब गए और ना जाने क्या क्या बातें। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी वांग जी ने अपने उस वाइन के गिलास को उठाया और अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वो विंग के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ था। विंग ने भी उस आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं किया था, और वहीं वांग जी ने अपने उस ग्लास को देखा और फिर उसे ऊपर कर दिया, और विंग ने भी वाइन के उस वांग जी के ग्लास के साथ हल्का सा अपने ग्लास को टच करवाया, और फिर उसे एक सांस में, एक घूंट में पी लिया। और वहीं वांग जी ने भी वही प्रोसेस को करा, उसे भी एक ही सांस में उस पूरी वाइन को पी लिया। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े स्पार्क के साथ देख रहे थे। और फिर वो दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे, एक दूसरे के आमने सामने। जो भी आ रहा था उन लोगों से बातें कर रहा था, और हर कोई शॉक भी था दोनों राइवल्स को एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की आंखों में डूबा हुआ देखकर। ना जाने क्या था, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। ना जाने क्या था, वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही ड्रिंक पर ड्रिंक करे ही जा रहे थे। ना जाने क्या था, वो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था, पता नहीं क्या था। और वहीं वांग जी और विंग ने हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज़्यादा। क्या एक दूसरे को दिखाने के लिए, पता नहीं, क्या ये बात साबित करने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हैं, पता नहीं। काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, और वहीं वो लोग जो ज़्यादा ड्रिंक हो चुके थे उन्हें वहीं के एक रूम में सुला दिया गया था। और वहीं वांग जी और विंग, जो कि एक दूसरे की तरफ अभी भी देखकर ड्रिंक करे जा रहे थे, उन्होंने ड्रिंक बहुत हद से ज़्यादा कर लिया था। और वहीं विंग जो खड़ा हुआ वो लड़खड़ा गया। वांग जी ने खड़े होकर उसे पकड़ लिया। हाँ, वो बात अलग है कि वो खुद खड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन उसने विंग को पकड़ लिया था। और फिर वो लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले, सबको बाय करते हुए जा रहे थे। हाँ, लिटरली में वांग जी और विंग अपने हाथों को वेव कर रहे थे। उन लोगों ने पीछे मुड़ को बोला, बाय बाय कनाडा, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय। ये बोलते हुए वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने हाथों में हाथ डाले चलना स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक इधर गिर रहा था तो दूसरा उधर गिर रहा था। वहाँ के होस्ट जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी, वो दोनों उन लोगों के पास आए। उन लोगों ने कहा, सर, लाल सर, हम आपको रूम दे देते हैं, आज यहीं रुक जाइए प्लीज़, क्योंकि उन दोनों की हालत इतनी ख़राब थी, कभी कोई इधर गिरता कभी कोई उधर गिरता। लेकिन इस पर वांग जी कहा, हे चुप, अगर तुमने ज़्यादा बोला तो ये लान वांग जी तुम पर केस कर देगा। तुम्हें पता है विंग, ये ना मेरे डैड से बोलते। वांग जी हंस रहा था, बहुत तेज़ से हंस रहा था। एंड वहीं वो होस्ट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।
एंड वहीं बॉडीगार्ड्स, वो बॉडीगार्ड जो वांगजी और विंग की सिक्योरिटी के लिए दूर दूर थे, वो सब आ चुके थे। उन लोगों ने कहा हम लोग मैनेज कर लेंगे। ये बोलते हुए वो लोग उन दोनों को पार्टी हॉल से बाहर लेकर आए। लेकिन अभी भी वांगजी और विंग वही पागलों वाली हरकत कर रहे थे। जो विंग के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने कहा मास्टर वे चलिए। जैसे ही उन्होंने कहा विंग ने फ़ौरन से कहा हे चुप, तुम सब बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप। ये बोलता हुआ वांगजी की तरफ देखता है और फिर वांगजी के नेक के अंदर अपने दोनों हैंड्स को रैप करते हैं और बोलता है तुम वांगजी, लान वांगजी तुम बेटा क्यूट हो। ये बोलता हुआ वो अपनी एक फिंगर लेता है एंड उसके चिक्स में पॉक करने लग जाता है। एंड वहीं लान वांगजी सिर्फ विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ है ना। ये बोलता हुआ अपनी बंद आँखों से विंग की तरफ देख रहा था। एंड वहीं विंग जिसने कहा ओ तुम्हारा फेस तुम्हारा फेस मैं क्या बोल रहा था, हाँ तुम्हारा फेस कद्दू जैसा नहीं है बहुत हैंडसम है। जैसे वो ये बोलता है वांगजी पाउट बना लेता है। वो पाउट बनाते हुए बोलता है विंग तुम मेरे फेस को कद्दू जैसा बोल रहे हो। जैसे ही विंग ये सुनता है वो बोलता है मैं बोला था अब नहीं बोला ना, अब नहीं बोला। ये बोलता हुआ वो वांगजी के शोल्डर पर हल्का सा लीन हो जाता है और बोलता है तुम मुझे विंग मत बोलो। विंग बोलो पता नहीं क्या हो रहा है, देखो तुम मुझे विंग बोल रहे हो ना। ये बोलते हुए वो वांगजी का एक हैंड उठाता है एंड अपने स्टमक पर रख देता है और बोलता है तुम मुझे विंग बोल रहे हो ना, तो यहाँ पर बटरफ्लाइज आ रही हैं, तो तुम्हें फील हो रही हैं। इस बात पर वांगजी बोलते हैं विंग तुमने बटरफ्लाइज खा ली। हाँ तुमने बटरफ्लाई को खा लिया विंग, निकालो जल्दी मेरी बटरफ्लाइज को बाहर निकालो विंग, बटरफ्लाइज को बाहर निकालो। वो दोनों बच्चों वाली एक्टिंग कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और वहीं पीछे से वो बॉडीगार्ड सिर्फ देख रहे थे। वो लोग करें क्या, अपने मास्टर्स को वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर उठा कर लेके जा ही नहीं सकते। एंड वहीं वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और फिर वो सुनसान रोड थी, बिल्कुल सुनसान रोड, उस पर चलना स्टार्ट करते हैं। उन लोगों के बॉडीगार्ड्स पीछे भी चल रहे थे। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि लोगों को करना क्या चाहिए, क्या वो ज़बरदस्ती पकड़ कर उठा के ले जाएं। लेकिन वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट डे अगर उनके मास्टर्स को होश आया ना तो उन लोगों की तो लग जाएगी। इसीलिए वो लोग चुप थे, उन लोगों का पीछा कर रहे थे। और वहीं फ़ौरन से वांगजी ने कहा विंग। जैसे ही विंग ने सुना उसने अपने गर्दन को टेढ़ा किया और वांगजी की तरफ देखा, बोला वांगजी बोलो। इस बात पर वांगजी ने विंग का फेस पकड़ा, उसे खुद करीब किया और कहा नहीं वांगजी नहीं लानजान। इस बात पर विंग ने कहा लानजान। इस बात पर फ़ौरन से बच्चों की तरह वांगजी ने अपने हेड को यस में शेक किया और कहा लानजान बोलो, लानजान। इस पर विंग ने कहा लंजा। इस बात पर वांगजी ने मुंह बना लिया, उसने कहा लानजान, लंजा नहीं लानजान। इस बात पर विंग ने कहा लंजा। इस पर फ़ौरन से फिर से लानजान ने कहा नहीं विंग नहीं। ये बोलता हुआ वो विंग को छोड़ता है और अपने दोनों पाँव को उस फ्लोर पर मारने लग जाता है और बोलता है नहीं मेरे ना लानजान। इस बात पर विंग बोलता है वही तो बोला लंजा। इस पर दोबारा से बोलता है वांगजी लानजान, लंजा नहीं। लंजा तो वो क्या नाम था, हाँ उस हंग वन जुन को वो बोलता था, क्या नाम था, हाँ ईलिंग पचाक उस हंग वन जुन को बोलता था मैं लंजान नहीं हूँ, मैं हूँ लानजान। इस बात पर विंग बोलता है लानजान। ये बोलता हुआ वो फ़ौरन से वांगजी को हक कर लेता है और वो जैसे ही हक करता है वो बिल्कुल वांगजी के ऊपर गिर जाता है। एंड वही वांगजी और विंग उस रोड पर गिर चुके थे।
और वहीं विंग वांगजी के ऊपर था, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उसी रोड पर उसने वांगजी को पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। एंड वहीं उन लोगों ने जैसे ही देखा वो लोग गिर गए, वो लोग उनके पास आए। वो जो बॉडी गार्ड्स उनके पास आए, उन्होंने कहा मास्टर मास्टर ये बोल के वो लोग एक दूसरे से इन लोगों को अलग करने लग गए। तभी विंग की आगे खोली, उसने कहा हे दूर रहो दूर। मैंने कहा दूर, वरना मैं सबको खा जाऊँगा। ये बोलता हुआ वापस से वो अपना सर फौरन से वांगजी के चेस्ट पर रख देता है। एंड वांगजी भी हल्के से अपनी आधी खुली आंखों से उन बॉडी गार्ड्स को देखता है, फिर अच्छे से विंग को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। एंड देन उन सब की तरफ देखता है और बोलता है यू इडियट्स, दूर रहो मेरे विंग से, दूर दूर। ये बोलता हुआ वो चिल्लाता है दूर, मैंने कहा दूर दूर रहो दूर। ये बोलता हुआ वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिल्कुल टाइटली विंग को पकड़ते हुए, और वो लोग उस बीच रोड पर ऐसे लेटे हुए थे। एंड वहीं मैडम वे और मिस्टर वे, उन लोगों को विंग पर बहुत ट्रस्ट था और वो लोग जानते हैं विंग ने अगर सारा ड्रिंक करी तो वहीं रुक जाएगा। तो उन्हें इतनी टेंशन नहीं थी और वो लोग सो चुके थे, क्योंकि वो जानते हैं विंग बहुत लेट आएगा। और वहीं वांगजी की फिक्र करने वाले तो वैसे भी कोई था नहीं। तो वो लोग वैसे ही उस बीच सड़क पर, उस बीच रोड पर लेटे हुए थे। एंड वही वो बॉडीगार्ड्स जो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं ताकि उन्हें करना क्या चाहिए, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उठाएं। लेकिन जैसे उन लोगों ने इन लोगों का एक्शन देखा, अगर इन लोगों को सुबह याद आया कि हम उन लोगों ने क्या किया है और इन लोगों ने उनकी बात का डिसऑबे किया है, तो वो लोग बड़े सुनने वाले हैं। तो क्या करें? इस पर एक बॉडीगार्ड ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ब्लैंकेट लाकर इन पर डाल देते हैं, बिकॉज वैसे भी बहुत बहुत कोल्ड हो रहा है। इस बात पर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा क्या मतलब? हाँ चाइना के 2 नंबर 1 बिजनेस टाइकून्स इस सड़क पर बीच रोड पर लेटेंगे? इस बात पर तीसरे बॉडीगार्ड ने कहा तो वो लोग कर भी कर सकते हैं, और अगर उन लोगों ने उनकी बात का डिसऑबे किया तो पक्का कल वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो उन लोगों को ना चाहते हुए भी एक पिलो हल्के से वो लाए, वांगजी के सर के नीचे रख दिया और एक ब्लैंकेट लाकर उन दोनों को कम्प्लीटली कवर कर दिया, क्योंकि बहुत बहुत ठंड थी, बहुत सर्दी थी। और वो दोनों शख्स उस बीच रोड पर लेटे हुए थे। सीरियसली में बीच रोड पर। वहाँ की स्ट्रीट्स क्लीन थी, बिकॉज वो एरिया थोड़ा हाई सोसाइटी था और वो लोग ऐसी जगह पर इवेंट था तो होना तो था ही। वो रोड्स क्लीन थी और वो दोनों शख्स उस रोड पर लेटे हुए थे। उनके आसपास ही उनके बॉडीगार्ड्स ने चेयर्स लगा लिए और वो लोग बैठ गए। कुछ लोग तो वहीं पर बैठे बैठे सो चुके थे एंड कुछ और बॉडीगार्ड्स आए जिन्होंने उस एरिया को कवर कर लिया ताकि यहाँ से कोई भी बाहर न्यूज़ ना जाए। अब हम देखते हैं लगभग आफ्टरनून का टाइम। आफ्टरनून के टाइम पर विंग की आइस ओपन होती है। उसकी आइस जैसे ही ओपन होती है उसके सर में बहुत दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। वो उठना चाहता है लेकिन उसे लगता है उसे किसी ने पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। वो उस चीज़ से छूटने की कोशिश करता है लेकिन ये चीज़ उसे छोड़ नहीं रही। वो धीरे से अपनी सही से आँखें खोलता है, फिर अपनी दोनों आइस को रब करता है और फिर उठने की कोशिश करता है। जैसे तैसे उस चीज़ की पकड़ से छूटता है और फिर बैठ जाता है और वो अपनी आँखों को थोड़ा सा सही से रब करता है और अपनी आँखों को खोलने के बाद वो फ़ौरन से जिसको देखता है उसको देखते ही बहुत ज़ोर का चिल्लाता है, भूत 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 भूत। विंग के चिल्लाने से वो पर्सन जो कि उसी के नीचे सो रहा था वो उठ जाता है। वो भी अपनी आंखें खोलता है, उसके सर में भी बहुत दर्द होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर देखता है, वो सामने जिस शख्स को देखता है वो उसको देखते ही अपनी आंखों को बहुत बड़ा कर लेता है। लेकिन वो विंग की तरह उस टाइप का रिएक्शन नहीं देता, चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो बहुत स्टिफ फेस के साथ उस सामने पर्सन को देख रहा होता है। एंड वहीं विंग जो बहुत तेज़ से चिल्लाता है, उसके चिल्लाने से जो बॉडीगार्ड्स आस पास थे वो सब एक्टिव हो जाते हैं और अपने मास्टर को देखने लग जाते हैं। एंड वहीं वांगजी तो सामने बस पर्सन को देख रहा था। विंग जो कि लगभग कुछ टाइम तक चिल्लाता है और फिर जब वो देखता है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो जिंदा है, तो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो देखता है उसके सामने लान वांगजी और वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर उसकी ठमी पर। और वो जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ करता है वो उठता, इससे पहले ही वांगजी उठकर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही अचानक से उठता है विंग अपने सर के बल पीछे की तरफ गिर जाता है एंड वो बोलते आह लगी। ये बोलता हुआ वो अपने हेड को रब करता है और सीधा खड़ा होता है। और वहीं विंग जो अपने हेड को रब करता है लेकिन अभी वो थोड़ा सीरियस मूड में आता है और खड़ा होता है और आसपास देखता है तो देखता है एक पिलो और एक ब्लैंकेट। आसपास कुछ चेयर्स हैं
वो लोग रोड पर हैं। उसके सामने लानवांग जी है। अब वो कुछ कुछ बातें याद करने की कोशिश करता है, अपने हेड पर थोड़ा जोर देता है, लेकिन उसे कुछ बात याद नहीं आ रही थी। तो फिर उनके कुछ गार्ड्स विंग और वांग जी को चेयर पे बिठाते हैं। उसी चेयर पे बिठाते हैं क्योंकि उनका सर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। उनको लैमिनेट देते हैं एंड देन वो लोग उसको पीते हैं। विंग जैसे जैसे उस लैमिनेट को पी रहा था, उसके माइंड में कल की यादें आ रही थी, कल के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। और वो अपने आँखों को कभी बड़ा करता, कभी छोटा करता, कभी अपने मुंह खोलता, अपने मुंह को बंद करता, जिससे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसे कल की बातें याद आ रही हैं। लेकिन वहीं लानवांग जी, जिसका फेस स्टिफ था, और वो अपने उस स्टिफ फेस के साथ उस लैमिनेट को पीता है, कंप्लीट करता है, अपने बॉडी गार्ड को देता है, अपने उस कोट को थोड़ा ठीक करता है, और फिर थोड़ा सा टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है और बोलता है, फिर मिलेंगे मिस्टर वे। ये बोलता हुआ वो टर्न होकर वहाँ से जाने वाला होता है। तभी विंग सोचता है, क्या इस इडियट को कुछ याद नहीं आएगा कल क्या हुआ है। ये सोचते हुए वो चिल्लाता है, हे लांजान। और बस विंग का वांग जी को लांजान बोलना था कि वांग जी का वो पैर, उसके वो फिर स्टेप रुकने थे। वही विंग लगभग भागते हुए वांग जी के पास आया और उसने, तुम इडियट, तुम कल की बात भूल गए क्या? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इस बात पर वांग जी बोलता है, याद है। और वहीं विंग अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस करता है और बोलता है, तो तुम्हें कल की बातें याद हैं? सो ऐसे रिएक्ट कौन करता है सीरियसली? मुझे अपना नंबर दो। वांग जी सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। एंड वहीं विंग की इस बात पर वांग जी थोड़ा सा शॉक होता है, कुछ सोचता है और फिर अपना नंबर विंग को दे देता है। एंड वहीं विंग बोलता है, मिस्टर लॉन, फिर मिलेंगे। ये बोलता हुआ वो बड़े एटीट्यूड के साथ टर्न होता है, अपने बॉडी गार्ड की तरफ देखता है, बोलता है, लेट्स गो टीम। ये बोलता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं वांग जी जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था एंड विंग को देख रहा था। और लगभग कुछ टाइम के बाद वांग जी को मैसेज आता है, एक डॉट का मैसेज, सिर्फ डॉट था उसमें, जिससे वो समझ चुका था ये विंग है, क्योंकि प्रोफाइल पे ओके। वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर लगभग 2 दिन गुजर चुके थे इस बात को, और वहीं विंग 2 दिन के बाद एक और डॉट का मैसेज देता है और फिर आगे लिखता है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लॉन, इस दफ़ा भी ये डील वेस्ट के नाम। इसके आगे कुछ मनी और विनिंग वाले इमोजीज थे एंड उसके आगे कुछ जीप चढ़ाने वाले इमोजीज थे। वांग जी जैसा ही ये देखा, उसने उसके फेस में पता नहीं क्यों एक स्माइल आ गई और उसने भी एक इमोजी भेजा और उसके साथ साथ लिखा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वे विथ नॉट। ये बोलता हुआ वो सेंड कर देता है और लगभग उनकी चैटिंग ऐसे ही चलती है। हाँ, नॉर्मल बातों पर, बिजनेस डील्स पर लड़ाई होना, अगर कोई प्रोजेक्ट वे कॉर्पोरेशन ऑन कर ले तो हमेशा विंग कुछ इस टाइप के इमोजीज भेजना और कहना आई एम विनर या ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ही हमेशा लानवांग जी को उस पर रिएक्ट करना, और कभी अगर लैंड कॉर्पोरेशन वे कॉर्पोरेशन से किसी चीज़ में आगे निकल जाए तो वांग जी का कहना कि इट्स मी द लानवांग जी। इनका ये चीज़ लगभग 2 हफ्ते तक चलती है, लगभग 2 वीक्स हो चुके थे। वहीं लानवांग जी पूछता है, मिस्टर वे, क्या आप एक डिनर पर मिलना चाहेंगे? विंग तो कुछ टाइम तक देखता है, सोचता है, उसके फेस पर स्माइल आती है और फिर वो उस डिनर के लिए यस कर देता है। वो लोग उस डिनर पर मिलते हैं जिस पर विंग अब हमेशा की तरह उस कैजुअल आउटफिट में था। हाँ, आज उसने कोई फॉर्मल अटायर वेयर नहीं किया हुआ था। वही लानवांग जी जो बिल्कुल कम्प्लीटली फॉर्मल अटायर में था, ये दिखाने के लिए कि वो अभी अभी जस्ट अपने ऑफिस से आया है। एंड वहीं वो लोग आपस में बात करते हैं। हाँ, जिसमें वांग जी जो कम हो बोल रहा था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा बोल रहा था। वेल, उनकी ये मीटिंग बहुत अच्छी जाती है। धीरे धीरे कर ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ रही थी। अब लगभग 3 हफ्ते और गुजर चुके थे। हाँ, लगभग समझ लो उन दोनों की उस मीटिंग को 3 हफ्ते हो चुके थे। और आज कुछ यही सीन था। वो दोनों रात में कॉफ़ी पर मिले थे, कॉफ़ी पर, और वो दोनों उस बीच सुनसान सड़क पर चल रहे थे। थोड़ा दूर थे लेकिन चल रहे थे। उन लोगों ने अपने अपने वो लॉन्ग कोट पहने हुए थे बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी, और वो लोग बस चले जा रहे थे सीधे सीधे, जिस पर वांग जी
जिसका हल्का सा हाथ विंग से टच हो गया। विंग की पूरी बॉडी में से लगा गूज़बम्प्स आ गए हैं। उसने अपनी नज़रों को घुमाकर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने भी उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ, फिर लोगों ने अपने आई कांटेक्ट को तोड़ा और बिल्कुल खामोश बस वो लोग सड़क पर चले जा रहे थे। कुछ नहीं था कहने को, बस होती है ना वो खामोशी जो इंसान को बहुत पसंद आती है। बस वो खामोशी थी और वो लोग चल रहे थे। वांग जी ने अपने हैंड्स को धीरे से आगे किया एंड वहीं विंग के उन हैंड्स को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। उस सेकंड के लिए विंग चौंका था, वो रुका था, लेकिन उसने एक स्माइल किया, नीचे देखा और फिर वो लोग बस चल रहे थे। उनका ये सफ़र ना ख़त्म होने वाला था। इस पर विंग ने कहा, मिस्टर डान, आपको नहीं लगता ये सब बहुत बहुत जल्दी हो गया है? जैसे ही वांग जी ने ये सुना, उसने अपनी नज़र को घुमाया, विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मैं नहीं जानता क्या जल्दी हुआ है, क्या देर से हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। तुम ही तो हो एक जो मुझे समझते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं लफ्ज़ों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे ही वांग जी ये बोलता है, विंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, वैसे लानसान, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत बहुत जल्दी हो गया है? मतलब इस पर फ़ौरन से वांग जी ने विंग के शोल्डर्स को पकड़ा, खुद के फेस के करीब किया और कहा, विंग, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? इस बात पर विंग ने स्माइल किया और फिर धीरे से अपने उन लिप्स को वांग जी के उन लिप्स पर रख दिया एंड वांग जी के उन लिप्स को सक करने लग गया। एंड वही वांग जी जो कि कुछ सेकंड तक तो बिल्कुल शॉक था, लेकिन उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि विंग ने फ़र्स्ट इनिशिएटिव लिया है, तो उसने विंग की वेस्ट में हाथ डाला और उससे खुद के बहुत करीब कर लिया, बहुत करीब। ये करते हुए वांग जी, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत करीब। और वहीं वांग जी ने धीरे से विंग के लिप्स पर बाइट किया, जिससे विंग का वो माउथ ओपन हो चुका था एंड वांग जी को एक्सेस मिल चुका था। सब करते हुए वांग जी की आईज से एक आंसू की बूंद नीचे गिर गई। इसमें कोई लफ्ज़ नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो साथ थे, हाँ बस साथ थे, फीलिंग्स थी और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बहुत बहुत वार्म एहसास था दोनों के लिए ये उनका फर्स्ट किस था। उसमें जितने इमोशंस वो डाल सकते थे उतने इमोशंस वो डाल रहे थे। इस चीज़ को लगभग 2 दिन और गुजर चुके थे, 2 दिन गुजर चुके थे और आज क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इस दिन विंग और वांग जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा था कि आज, हाँ, क्रिसमस वाले दिन ही वो अपने मॉम डैड को बता देंगे कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, इतना जितना वो अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। विंग और वांग जी खुद में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा कर पैदा कर उन्होंने कहा था। और आज सुबह से वो लोग इसी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। वो फेस्टिवल बहुत बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ किया जाने वाला था। उसमें हर कोई आएगा, नॉर्मल पीपल हो या कोई भी। और ये चीज़ एक बहुत बड़े से मेंशन के अंदर होगी। वो मेंशन बहुत एंशिएंट टाइम का है, उसी में होगी। और वहीं विंग और वांग जी यानी लैंस और वेस, हर कोई, छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो, हर कोई वहाँ आएगा। और इस दिन उन लोगों ने सोचा है कि वो सबके सामने बताएंगे। विंग तो कंफर्म है कि उसकी फैमिली मान ही जाएगी, और वहीं उन लोगों ने सोचा है वो बताएंगे। इसी वजह से आज विंग ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी हो रहा था। उसके एयर्स में उसके एयर बड्स लगे हुए थे और वो शायद अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। उसने कहा, जियांग चेंग, आचेंग, तो तुम आने वाले हो ना? इस बात पर पीछे से आचेंग ने कहा, हाँ, जो उससे आई थिंक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बात कर रहा था, ब्लूटूथ के ज़रिए। तो उसने कहा, हाँ विंग, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। इस बात पर विंग ने कहा, हाँ, कुछ ही टाइम में इवेंट स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें आना है। आचेंग, मैं बहुत नर्वस हूँ। इस बात पर जियांग चेंग ने कहा, विंग,
तुम श्योर हो ना? इस बात पर विंग ने कहा, आचिंग मैं 101% श्योर हूँ। इस बात पर जांग सिंह ने कहा, लेकिन लेकिन इस बात पर विंग ने कहा, कोई लेकिन नहीं। आई लव हिम, यू नो ना आचिंग, तुम्हें सब बताया है मैंने। इस बात पर जांग सिंह बोलता है, लेकिन विंग तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि वो ट्रस्ट के। आचिंग तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? बहुत अच्छा है वो, यू नो मेरी जान बन चुका है वो, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलता हुआ विंग उस फ़ोन कॉल को कट करता है, ये बोलते हुए कि आचिंग को ज़रूर आना है उस इवेंट में। और वहीं वो लोग उस इवेंट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आचिंग यानी जियांग चैंग एक डिटेक्टिव था, हाँ, और वो विंग का बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड था। वेल अभी वो लोग उस फेस्टिवल के लिए जाते हैं। वो लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर लेंस पहले से आए हुए हैं। विंग की नज़र सबसे पहले पड़ती है लान वांगजी पर, जिसके फेस पर लाइट सी स्माइल थी। शायद कोई उस स्माइल को देख पाए ना देख पाए, लेकिन विंग देख सकता है। उसने बहुत बड़ी सी स्माइल वांगजी की तरफ पास किया, और वो चाहता था वो उड़ कर जाए, वांगजी को जाए और हक कर ले, लेकिन उसने अभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सबके सामने वांगजी से प्रपोज करेगा एंड विंग हाँ करेगा। विंग को ये सोच कर ही उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया है तो ये होगा, ज़रूर होगा। वैसे ही जो एंशिएंट हाउस है ये लांस का ही है। विंग उस पार्टी में हर तरफ देख रहा था। हल्का हल्का वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जो थोड़ा लाउड था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, एंड वहीं वीचान से चांसरन जो कि अलग अलग लोगों से बातें कर रहे थे, कभी विंग से बातें कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे। और वहीं वांगजी जो अपने में ही अलग खड़ा हुआ था, कुछ सोच रहा था, और विंग की नज़र सिर्फ वांगजी पर थी। उसके स्टमक में बहुत बटरफ्लाइज उड़ रही थी, आगे सोच कर आगे क्या होने वाला है। विंग की नज़र पड़ती है आचिंग, जांग से कहाँ जा रहा है। ये देखते हुए विंग थोड़ा टर्न होता है, देखता है आचिंग ये बहुत बड़ा मैंशन था, यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। आज विंग देखता है अपने उन लॉन्ग बूट्स से टक टक करता हुआ वो आचिंग की तरफ जाता है। जांग चैंग वो उसके पीछे आते हैं, एंड जांग चैंग जो बड़े स्लो कदमों से उस रूम के अंदर इंटर हुआ था, वो जैसा ही देखता है पीछे कोई है वो डर जाता है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जो नीचे गिर जाती हैं, और वो पलट कर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, थैंक गॉड विंग तुम थे। और जैसे ही विंग ये देखता है, वो बोलता है, आचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आओ तुम्हें अपने मदर फादर से मिलवाऊँ। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है, वो बोलता है, विंग मेरी बात सुनो बेबी, मेरी बात सुनो बच्चा। एक्चुअली जियांग चैंग विंग से पूरे 10 साल बड़ा था, तो वो उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। इस बात पर विंग बोलता है, क्या हुआ है आचिंग? हाँ, ये बोलते हुए जियांग चैंग के पास आता है, और वहीं विंग अपने वॉच में देखता है और बोलते हैं, जियांग चैंग टाइम होने वाला है, मुझे जाने दो, मुझे खुद को देखना है, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मेरी पिक्चर सही आएंगी? वांगजी मुझे प्रपोज करने वाला है आचिंग। जैसे ही जियांग चैंग सुनता है, वो बोलता है, विंग अपने उस बबल से बाहर आओ। ये बोलता हुआ वो विंग की तरफ देखता है, एंड आचिंग की आंखों से एक आंसू निकल जाता है। विंग को समझ नहीं आता, बोलता है, क्या हुआ आचिंग? देखो मुझे जाने दो, टाइम होने वाला है। ये बोलता हुआ वो खड़ा होता है, जियांग चैंग उसे पकड़ता है और वहाँ पर एक काउच पर बिठा देता है, और बोलता है, विंग अब मैं जो बोलूँगा ना, तुम प्लीज़ काम डाउन होकर सुनना। इस बात पर विंग खड़ा हो जाता है, बोलता है, आचिंग क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा बोलो, क्योंकि मुझे पता है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक नहीं होगा और मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। जैसे ही विंग ये बोलता है, तो जियांग चैंग विंग के हाथों में कुछ फाइल्स पकड़ा देता है। विंग बोलता है, आचिंग मैं इस टाइम बिजनेस वो इतना ही बोला था। आचिंग ने कहा, विंग पढ़ो इन्हें। विंग ने बोला, ओके आचिंग। ये बोलता हुआ वो उन फाइल्स को पढ़ने लग गया। जैसे जैसे उन फाइल्स को वो पढ़ रहा था, उसके हाथ टाइट हो रहे थे उस फाइल पर, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी आंखों के उन आंसू को साफ कर रहा था। उसने उस फाइल को बन के बोला, आचिंग ये सच नहीं है, ये झूठ है। एंड वहीं चांग चंग बोलता है, विंग तुम कहाँ पर हो? ये वो रिपोर्ट्स हैं जिस दिन, तुम एक बात बताओ, तुम जिस दिन उस पार्टी में गए थे, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुम ड्रंक हो गए? तुम्हें लगता है विंग तुम इतनी जल्दी ड्रंक हो सकते हो? तुम्हारी ड्रिंक्स में अलग से कुछ ड्रंक होने वाले पाउडर्स मिलाए गए थे। हाँ, उसकी रिपोर्ट्स हैं ये। तुम्हें इस पर भी यकीन नहीं है ना? हाँ, ये तुम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, ये उसी मेंशन के हैं जिस मेंशन को लान वांगजी चाहता है, और वो धोखे से तुम्हारे सिग्नेचर इस पर करवाना चाहता था। समझ में आया तुम्हें भी?
वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था और तुम उसे सिर्फ वो मेंशन और तुम्हारी प्रॉपर्टीज चाहिए थी और कुछ भी नहीं। विंग विंग जैसे ही सुनता है वो उन फाइल्स को नीचे छोड़ देता है और वो जियांग चंग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है आचिंग, सामान संभाल कर बात करो। लांसान ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये कोई गलती होगी। जैसा ही वही बोलता है, जियांग चंग विंग के हाथों से अपना उस कॉलर को उठवाता है और फिर वहाँ पर एक लैपटॉप रखा था, उस लैपटॉप से एक USB को कनेक्ट करता है और फिर बोलता है देखो असलियत देखो। उसमें कुछ क्लिप्स थी। वही पर्सन लान वांगजी के सामने खड़ा है। लान वांगजी ने अपने असिस्टेंट से बोलकर उसे कुछ पाउडर्स दिलवाए हैं एंड कुछ क्लिप्स वो पाउडर्स जो विंग की वाइन के अंदर मिलाए गए हैं और विंग ने उन्हीं वाइन्स को पिया है। और यहाँ पर बहुत जगहों पर वांगजी के कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं। हाँ, कहाँ पर है वो? विंग को वांगजी के गार्ड्स स्टॉक कर रहे थे, इसकी भी कुछ क्लिप्स थी। हर चीज़ देखकर विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अब की दफ़ा जियांग चंग की तरफ नहीं देखा। उसने उस फाइल को उठाया और अपने उन बूट से टक टक करता हुआ वो बाहर की तरफ निकला, जहाँ पर वांगजी वहीं पर खड़ा हुआ था। और वो पार्टी, वो फेस्टिवल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, बहुत ज़ोरों शोरों से। एंड विंग फ़ौरन से वांगजी के पास आता है, उसके सामने खड़ा होता है और बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बोलता है, स्टॉप ऑल ऑफ दिस। एंड वहीं हर कोई शॉकिंग निगाहों से सिर्फ और सिर्फ विंग को देख रहा था। हाँ, हर कोई सिर्फ विंग को देख रहा था। वो म्यूज़िक जो चल रहा था, हर चीज़ रुक चुकी थी, हर कोई विंग को देख रहा था। वहीं वी चांसलर और चांसलर आगे उन्होंने कहा विंग। इस पर विंग ने अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा मॉम चैट नहीं हे तो ये बोलता हुआ वो उन पेपर्स को, उस फाइल को आगे करता है एंड देन उन पेपर्स को बहुत तेज़ हवा में उछालता है, जो पेपर्स वांगजी के ऊपर गिर रहे थे। और वहीं वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, मिस्टर लान वांगजी। ये बोलते हुए वो लान वांगजी के कॉलर को पकड़ता है और उसे खुद के बहुत करीब करता है और बोलता है, तुमने मुझे चीट किया। यू बिट्रेड मी। ये बोलता हुआ वो उसे बहुत ज़ोर का धक्का देता है, जिससे लान वांगजी थोड़ा पीछे हो जाता है। हर कोई वांगजी को देख रहा था। मिस्टर लैन पहले कुछ बोलते कि वो विंग की ग्लेयर का सामना करते हैं। विंग ग्लेयर करते हुए बोलता है, नो मिस्टर लैन नो, आगे मत बढ़िएगा। आज तो मुझे जवाब इस लान वांगजी से चाहिए। ये बोलता हुआ वो अपने फेस को टर्न करता है। उसके सिल्वर आई से लगातार आंसू निकल रहे थे। वांगजी बोलता है, विंग ऐसा नहीं था। जैसे ही वांगजी ने कहा, विंग ने उसके उन दोनों कॉलर्स को पकड़ा, खुद के करीब किया और कहा, ऐसा नहीं था तो कैसा था? तुमने चीट किया। यू बिट्रेड मी। ये बोलता हुआ फिर से एक दफ़ा वांगजी को धक्का देता है और फिर बोलता है, लान वांगजी, ये विंग पागल था, प्यार में अंधा था। तभी उसने तुम पर ट्रस्ट किया, लेकिन ये विंग फिर कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। तुम पर ट्रस्ट करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और तुमसे प्यार करना मेरा गुनाह। तुमसे प्यार करना मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। ये बोलते हुए वहाँ की सारी वाइन्स के ग्लास रखे हुए थे उस टेबल पर, जिसे वो बहुत ज़ोर का मारता है। हर तरफ वाइन के कांच के ग्लासेस बिखर गए थे। वहीं वी चांसलर जो अपने बच्चे को संभालने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते, वी चांस से आगे बढ़े। उन्होंने कहा विंग, और विंग हल्का सा पीछे टर्न हुआ। उसे कहा, डैड आपने ठीक कहा था। हम विकास इन अल्फाज की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्फाज ने नीच, घटिया और गिरे हुए होते हैं ना, आपको छोड़कर डैड। हाँ, ये बोलता हुआ वो थोड़ा खुद को काम डाउन करता है, लेकिन क्या वो काम डाउन कर सकता था? बिल्कुल नहीं। वो पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है, लान वांगजी, तुम देखोगे विंग को। वांगजी कुछ नहीं बोल पाया था, उसे कुछ समझ नहीं आया था। वो आगे बढ़ा, उसे बोला, विंग वो वैसा नहीं था। नहीं विंग ऐसा नहीं था। वो जैसे ही ऐसा बोलता है, विंग चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा नहीं था तो कैसा था बोलो लान वांगजी, कैसा था? हाँ, क्या वो सब झूठ था? हाँ, हमारा वो हाथ पकड़ना, तुम्हारा मुझसे प्यार करने का इजहार करना, मेरे साथ चलना सिर्फ एक मेंशन के लिए। लेकिन आई बेट वांगजी, वो मेंशन अगर मैं मर भी जाऊँगा ना तो मैं कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये बोलता हुआ वो टर्न होता है
और फिर अपने कदमों को बढ़ाता हुआ अपनी कार के अंदर बैठ जाता है। उस पूरी पार्टी, उस पूरी फेस्टिवल से बाहर निकल जाता है। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। वांग जी के हाथों में एक वाइन का ग्लास जो कप का छूट कर नीचे गिर चुका था। विंग जैसे जाता है, वांग जी की एक आँख से आंसू निकल जाता है और वो अपनी उन खाली आंखों से सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की तरफ देखता है, जिसके डैड की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो जानता है कि उसका गुस्सा सारा कहाँ निकलने वाला है। उसके डैड उसका सारा गुस्सा कहाँ निकालेंगे। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद का सीन। विंग अभी अपने बेडरूम में था। उसके पूरा बेडरूम मेस था, हर चीज़ टूटी हुई थी। और वहीं वी चांस और चांसरन उस डोर को नॉक कर कर थक गए थे। उनको डर लग रहा था उनके बच्चे के लिए जो बिल्कुल टूट चुका है। और वहीं जियांग चंग आता है, उसके डोर को नॉक करता है और वहीं वो निकलता ही नहीं है। तो फिर वो लोग मिलकर उस डोर को तोड़ते हैं और अंदर का हाल देखकर वो लोग शॉक थे। विंग ने उस पूरे रूम में अंधेरा किया हुआ था और वो बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो लोग उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग किसी साइको पागल इंसान की तरह एक्ट कर रहा था। वो चिल्ला रहा था, हर किसी को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। जियांग चैंग ने उसे झिंझोड़ा और कहा, विंग होश में आओ, गलत उसने किया है, हमने नहीं। जैसा ही विंग ने सुना, उसे कहा, हाँ गलत उसने किया है ना, गलत उसने किया है तो हाँ उसे चिल्लाना, मैं उसे चिल्लाऊंगा ना, उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने गलत किया है मेरे प्यार के साथ। मॉम डैड, आपको पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। उसकी आंखों से जब आंसू निकल रहे थे और वहीं वी चांसे ने उसे टाइटली आके कहा, हाँ बच्चा समझ गए, हम जानते हैं, कुछ नहीं, हाँ गलती उसकी थी, तुम्हारी नहीं थी। जैसे ही विंग सुनता है वो अपने डैड से दूर होता है, बोलता है हाँ गलती उसकी थी। और वो सुकून से क्यों रहे, गलती उसकी थी ना, उसे जवाब देना होगा कि क्या मेरी फीलिंग्स मजाक थी। डैड आपको पता है अगर मैं उसे प्यार करने लगा था, अगर वो उस टाइम बोलता ना, विंग सब छोड़ दो, विंग सब कुछ मुझे दे दो, तो डैड आपको पता है मैं एक पल नहीं सोचता, मैं अपना सब उसके नाम कर देता। मैंने खुद को उसके नाम किया था डैड, खुद को। ये बोलता हुआ विंग रो रहा था। उसकी मॉम डैड से कंसोल कर रहे थे, लेकिन विंग ने कहा, नहीं गलती उसकी है, उसे जवाब देना होगा। ये बोलते हुए वो खड़ा होता है और वहीं उसने अभी सिर्फ एक टी शर्ट पहना हुआ था और एक नॉर्मल सा पैंट जो उसे पार्टी में पहना हुआ था, बट अपना लॉन्ग कोट उसने उतार दिया था। उसे अपने उस कार्डिगन को लिया और उसने पूरी तरीके से खुद को रैप किया उसमें और अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वो निकला था लान वांग जी से अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। आज क्रिसमस था, उसका क्रिसमस किस तरीके का बना है वो जानता है। वो आज तो वो खुश होने वाला था ना। हम देखते हैं फ़ौरन से विंग की वो कार लैन मैंशन के सामने रुकी थी, लेकिन विंग जानता है कि अगर वो ऐसे जाएगा तो ऐसे तो उसे जाने दिया नहीं जाएगा। विंग ने पीछे देखा, उसके पीछे जियांग चैंग की भी कार आई थी। विंग ने पीछे वाला एरिया देखा और बस उसने जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग ने कहा नहीं, विंग नहीं, लेकिन विंग सुनने वाला था। उसने रस्सियाँ मंगवाई और वह पीछे वाले एरिया से उसके अंदर कूदा था, जंप करा था। उसके पाँव में बहुत तेज़ चोट लगी थी, लेकिन उसे इस बात की फ़िक्र नहीं थी, परवाह नहीं थी। आज उसे उसके सवालों के जवाब चाहिए, वरना वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और वो कर भी नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता वांग जी से। वो कुछ पल का, कुछ दिन का एहसास ही ऐसा होता है कि जो इंसान के दिल में घर कर जाता है, बस जाता है। और वह यही जवाब मांगने आया था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस तरफ जा रहा था। वो मेन हॉल में आया तो उसे वायलिन की आवाज़ आने लग गई। शायद कोई वायलिन बजा रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आया। उसकी सारी खुशियाँ ले लिया, सब कुछ ले लिया और यहाँ पर वायलिन बजाया जा रहा है। और वो आगे बढ़ता के से पहले जियांग चंग ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पीछे खींचा, उसका मुंह बंद कर लिया। और अब विंग के आंखों के सामने जो था वो देख नहीं सकता था। उस पूरे विला में अभी विंग और जियांग चंग उस हॉलवे के बिल्कुल कॉर्नर में थे, बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ से इंटर होते हैं, कोई गार्डन या बैकयार्ड से इंटर होता है, उसी एरिया में थे। और वहीं जियांग चंग ने जैसे ही सामने का मंजर देखा था, उसने विंग का मुंह बंद कर दिया था और विंग को टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर विंग ने सामने देखा तो वो खुद को नहीं रोक पाएगा।
क्योंकि अभी लान वांगजी जो अपने नीस पर बैठा हुआ है और वहीं उसका बटलर जो कि काउंटिंग कर रहा है 72, 73, 74 और वहीं मिस्टर लैन जो कि एक के बाद एक लैशेस वांगजी को मारे जा रहे हैं। वांगजी ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कस के बंद किया हुआ है और वो लैशेस मारते हुए बोल रहे हैं, तुम्हें मैंने कहा था, तुम्हें प्यार करने की इजाज़त नहीं है। तुमने उससे कैसे किया, कैसे? हाँ, तुम्हें वो चाहिए था, हमें वो मैंशन चाहिए था और मैं तुम्हें जो प्लान बताया था तुमने सब पर पानी फेर दिया, सब पर। उसे प्यार कर कर तुमने सब पर पानी फेर दिया। हाँ, तुम्हें प्यार करने की इजाज़त नहीं है, नहीं है। ये बोलते हुए वो उसे मारे जा रहे थे। विंग जो छटपटा रहा था, जो देख रहा था, जो अपने कानों से सुन रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैडम लैन जो वायलिन बजा रही थी, विंग अपनी उस मदर की तरफ देख रहा था जो वायलिन बजा रही है। वायलिन बजा रही है सिर्फ अपने शायद बेटे के दर्द को कम करने के लिए या उसके दिल में नफरत पैदा करने के लिए। और वहीं उसके डैड जो बेरहमों की तरह सिर्फ वांगजी को मारे जा रहे हैं और वांगजी जो बिल्कुल स्टिफली वैसे ही बैठा हुआ है अपने नीज पर। और वहीं वो मिस्टर लैन मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था उसको प्यार के जाल में फंसाओ और उस मैंशन को लो। हाँ, तुम चाहते तो मुझसे पहले ही ले सकते थे, तुमने क्यों नहीं लिया? क्यों? प्यार कर बैठे हो ना उससे। हाँ, तुम्हारी गलती है, गलती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पाप हूँ नहीं जानता मैं? ये बोलते हुए वो बार बार मारे जा रहे थे और लगभग 100 लैशेस के बाद उनके हाथ रुके थे। उन्होंने उस लैशेस को दूर फेंका और बोला, हाँ, तुम ज़िद्दी अड़ियल हो, बहुत अड़ियल, तुम्हारे भाई की तरह। वो भी नीच था और तुम भी। मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग मेरे ख़ानदान के हो, मेरे खून के हो, मेरा ब्लड तुम्हारे अंदर बहता है। ये सब बोलने के बाद मिस्टर लैन वहाँ से जा चुके थे, उन लैशेस को ऐसे छोड़कर वांगजी जो अभी भी नीज पर बैठा हुआ था। और वहीं जैसे ही उन लैशेस के काउंटडाउन की आवाज़ बंद होती है, उस वॉयलिन की आवाज़ भी बंद होती है। मैडम लैन खड़ी होती हैं, चलते हुए वो आती है और फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ वांगजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। जिस तरीके से लान सचान ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, तुमने भी तोड़ दिया। यू ब्रोक माई ट्रस्ट। तुम मेरे बेटे नहीं हो। बेटे हो तो उस मैंशन को लाओ। तो तुम चाहते हो कि क्या वो तुम्हारी मदर को छोड़ दें? नहीं ना वांगजी, जाओ। तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे सफ़र करना पड़ेगा वांगजी। यू ब्रोक माई ट्रस्ट। तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बोलते हुए वो टर्न होती हैं और उस रूम में चली जाती हैं। उसके बाद उस रूम से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। और अभी वांगजी जो अपने नीज पर बैठा हुआ था वो उसी फ्लोर पर गिर जाता है। आसपास जो सर्वेंट थे शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उनके लिए ये रोज़ का था। वो बटलर भी सब करने के बाद वहाँ से जा चुका था और वहीं वांगजी जो फ्लोर पर गिर गया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू इसलिए नहीं थे कि उसे चोट लग रही है, आंसू इसलिए थे कि उसने धोखा दे दिया अपने प्यार को, जिससे वो प्यार कर बैठा था। एक फीलिंग उसके लिए धोखा नहीं थी, छूट नहीं थी। और वहीं जांग चैंग जिसने पूरी तरीके से विंग को जकड़ कर रखा था, उसका मुंह बंद करके रखा था, क्योंकि वो जानता है कि विंग अगर छूट गया तो वो अपने प्यार को ऐसे नहीं देख सकता, भले से अभी जो भी हुआ हो। लेकिन वांगजी उसका प्यार है तो वो कभी नहीं देख सकता, ना हो और फिर कभी भी नहीं, नेवर एवर। विंग को अभी भी जियांग चैंग ने जकड़ा हुआ था और विंग भाग रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन जियांग चैंग उसे नहीं छोड़ रहा था। मुंह को दबाए उसे पूरी तरीके से पकड़े। एंड वही इस चीज़ के बाद वांगजी खुद को धीरे धीरे करके उठाता है और फिर उठाते हुए वो अपने कदमों को थोड़ा दूर लेके जाना चाहता है। वो उस जगह से उठता है, चल रहा होता है, वो अचानक से गिर जाता है, उस फ्लोर पे गिरता है। विंग चिल्लाना चाहता था, वो चीखना चाहता था, वो चीख रहा था दिल के अंदर, उसका दिल टूट रहा था। वो समझ रहा था कि उसके लांजान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ ऐसा। और वहीं लांजान जो अपने कदमों को उठाता है और फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फिर शायद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो उस कॉर्नर के बिल्कुल उस हॉल के कॉर्नर पर बिल्कुल गिर जाता है। उसके अंदर अब और हिम्मत नहीं है वो चल सके, उठ सके। एंड वहीं वांगजी जानता है वो टूट चुका है, लेकिन वो अपनी उस टूटी हुई हालत को सबके सामने नहीं दिखाना चाहता है। तो वो बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बोलता है, लीव एवरीवन, लीव।
इतनी हिम्मत जुटाने के बाद उसने कहा था, वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, सर्वेंट्स थे उस हॉल में, उस मैंशन में, सब वहाँ से जा चुके थे। वो लोग तो हमेशा देखते हैं यही होता है। और वहीं वांग जी जो जो उस फ्लोर पर बिल्कुल गिरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस जियांग चंग जो विंग की आवाज़ों को, उसकी चीखों को, उसके आंसुओं को रोकने और दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता है अगर विंग बाहर आया, वो गया उसके पास, वांग जी के पास, तो ये ऑफिस से बात है। ऑफ कोर्स कोई गार्ड उसे देख लेगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, या फिर शायद वो यहाँ से जा ही ना पाए, और बहुत कुछ हो सकता है। इसी वजह से जियांग चंग विंग को जाने के लिए दे ही नहीं रहा था। और वहीं लान वांग जी जो बोलता है, विंग विंग मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। गागा भाई, आपने अपने हसान को छोड़ दिया आपने, इस जंगल में आपने छोड़ दिया, इन लोगों के बीच में आपने अपने हसान को छोड़ दिया। गागा आई हेट यू भाई, मैं आपको बहुत हेट करता हूँ। आपका अजान जो हमेशा आपके पीछे छुपा करता था, गा वो आपको हेट करता है। आई हेट यू। अगर आप भाग रहे थे, इस जगह से भाग रहे थे, तो मुझे क्यों नहीं लिया? मुझे क्यों लेकर नहीं भागे? मुझे क्यों नहीं लेकर भागे? आप तो चले गए ना फॉरेन, और सबको यहाँ ये बताया गया कि आप मर चुके हैं और आपके बाद हर चीज़ मेरे ऊपर आ गई। अगर आप भाग रहे थे तो मुझे लेकर जाते। आई हेट यू। विंग को समझ में आ रहा था, जो कहा जाता है कि लैंस का सेकंड डेट वांग जी है, और फर्स्ट डेट लैंस चैन, जो कि काफ़ी टाइम पहले, लगभग 6 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। और अब विंग को और जियांग चैंग को पता चल रहा है कि वो डेथ नहीं थी, बल्कि लैंस चैन यहाँ से भाग गए थे, इन सब चीज़ों से परेशान होकर, तंग होकर। वो भी इतने टॉर्चर से रहते थे, तो वो भाग गए थे वांग जी। उसके बाद वांग जी इन सब का मोहरा बना, और वांग जी झेल रहा है। अब वांग जी झेल रहा है, पहले लैंस चैन झेलते थे, और लैंस चैन यहाँ से भागे तो हर किसी ने, लैंस ने अनाउंस कर दिया कि लैंस चैन की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट में। लेकिन वो सिर्फ एक मिस्ट्री रही, एक ऐसी मिस्ट्री जो जियांग चैंग को अपनी नज़रों के सामने अब सॉल्व होती हुई दिख रही है। क्या लैंस चैन तो कभी मरे ही नहीं थे, वो तो फॉरेन में है, और उसके बाद इनका मोहरा बना लान वांग जी, जहाँ उसकी मॉम को सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ है कि उसके डैड क्या सोचते हैं। उसके डैड जिसने पावर और मनी चाहिए। I love you, Wing. I love you. I'm sorry baby, sorry. I'm sorry. ये बोलता हुआ वांग जी वहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका था, और वहीं फ़ौरन से जियांग चंग के हाथों पर विंग ने बाइट किया। जियांग चंग के हाथों से खून निकल रहा था, क्योंकि कब से विंग जियांग चंग के हाथों पर बाइट कर रहा था, छटपटा रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग चंग ने विंग को छोड़ा ही नहीं था। लेकिन अगर अब वांग जी को उठाया नहीं गया तो ना जाने क्या होगा। जो कुछ भी हुआ जियांग चंग के कोर्ट में, वहाँ पर हिडन कैमरा है, तो वो इस चीज़ से देख सकता है। बाद में चीज़ें उसके प्रूफ के भी काम आ सकती हैं। अभी फ़ौरन से विंग भागा, बहुत तेज़ भागा। जियांग चंग जानता है कि आसपास कैमरास भी होंगे, तो वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग यहाँ पर कैमरास भी होंगे। इस पर विंग बोलता है, आई डोंट फकिंग केयर। तुम्हें लगता है जियांग चंग, आई किल यू जियांग चंग, आई किल यू। लानसान उठो लानसान प्लीज़, माय लव उठो। ये बोलते हुए विंग पे आहार से लानसान को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जियांग चंग ने आसपास देखा। ओके, बाद में उस यहाँ के वो कैमरास को देखेगा, लेकिन अभी इन दोनों को यहाँ से निकालना ज़रूरी है। वो लोग जैसे तैसे करते हुए लान वांग जी को वहाँ से निकालते हैं। जियांग चंग के पहले भी कुछ कनेक्शन थे, वो लोग निकलवाते हैं, और फिर विंग हॉस्पिटल में था। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था,
डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसी बहुत सारी इंजरीज, अनगिनत इंजरीज वांग जी के बैक पर हैं, और अगर अगर कुछ और लैशेस वांग जी को मारे जाते तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने का खतरा था। उसकी स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना मतलब उसके ब्रेन तक जाना, और शायद अगर ज़्यादा कुछ होता तो वो पैरालाइज भी हो सकता था। विंग रो रहा था, उस हॉस्पिटल के बाहर बैठा वो रो रहा था। उसके मदर फादर को भी ये सब पता चल चुका था कि वांग जी के साथ क्या होता है, क्या हो रहा था और सब कुछ क्या हुआ है। वो लोग भी बस विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड वहीं लगभग 2 दिन के बाद वांग जी को होश आता है। इस टाइम तक बहुत सी चीज़ें हो चुकी थी, जैसे कि लान मैंशन में विंग का नज़र आना, जिसकी वजह से लान यानी मिस्टर लान और मैडम लान का बार बार वेस के ख़िलाफ़ बहुत सारी गवाहियाँ देना और कहना कि उन लोगों ने लान वांग जी को किडनैप कर लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इस बीच में विंग को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। इन सब चीज़ों को वी से हैंडल कर रहे थे। बहुत सी ऐसी क्लिप्स भी दिखाई गई जिसमें विंग ने वांग जी को पकड़ा हुआ था, हाँ, उस मैंशन के अंदर, और विंग का वांग जी पर चिल्लाना, गुस्सा करना उस पार्टी फेस्टिवल में तो हर किसी ने देखा था। और वहीं लगभग 2 दिन के बाद जैसे ही वांग जी को होश आता है, विंग उसके सामने था, उसके हाथों को पकड़े हुए, उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, या उसके आंसू सूखे ही नहीं थे। और वहीं विंग ने प्यार से वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, लानजान, तुम्हें मुझे एक दफ़ा बताना चाहिए था। हाँ, क्या तुम उस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते लासान? हाँ, इस पर वांग जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन विंग ने कहा, लानजान, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत था। मैं कैसे शक कर सकता हूँ तुम पर? हाँ, कि लानजान, मेरे लानजान ने मेरे हाथ ऐसा करेगा। आई एम सॉरी लानजान, आई एम सॉरी लानजान। ये बोलता हुआ वो बार बार लानजान के फोरहेड पर, कब उसके चेस्ट पर किस कर जा रहा था, और वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आई के एक कॉर्नर से आंसू निकल गए। अब हम लगभग 2 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। हाँ, 2 मंथ के बाद वांग जी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, और वहीं वांग जी ने अपने सारे के सारे रिलेशन मैडम और मिस्टर लैन से तोड़ दिए थे। और वांग जी का उनसे रिलेशन तोड़ना सिंपल मतलब साफ था कि उनका रोड पर आना, सड़क पर आना, क्योंकि वांग जी ही एक ऐसा पर्सन था जिसके पास पूरी पावर ऑफ अटर्नी थी, यानी कंपनी को भी वो ओन करता था, सारे मेंशंस वगैरह को भी काफ़ी टाइम पहले से ओन करता है। जब से उसके गगा गए हैं, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी है। तो ऑफिस से बात है, वांग जी सब कुछ ऑन करते हैं, और उसके मदर फादर वो रोड पर आ चुके हैं। वांग जी को अब समझ में आ रहा है कि रियल फैमिली क्या होती है। जब वो वी चांस है और चांस उनके साथ रहता है, तब उसे समझ में आता है कि एक रियल फैमिली क्या होती है, रियल फैमिली की खुशी कैसी होती है। वो वी चांस को डैड और चांस को मॉम बोलता है। अब हम सीन देखते हैं, विंग और वांग जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और वहीं विंग ने टीज़ करते हुए कहा, वैसे लानजान, तुमने कहा था तुम्हें वो मेंशन चाहिए है ना, उसी मेंशन के लिए तुम मेरे पास आए थे ना। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को छोटा किया। इस बात पर लानजान ने कहा, विंग, अरे लानजान, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो हम उसी मेंशन चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलो। ये बोलते हुए वो लोग उस मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग मेंशन के सामने थे, वही मेंशन जिसके अंदर इलिंग पैचाक और हंग वंजन की वो स्टैचूज़ हैं। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपने कदम एक साथ उस मेंशन के अंदर रखते हैं। वो लोग जैसे ही एक साथ उस मेंशन के अंदर आते हैं, उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। उनके आँख के सामने बहुत सारे विजन्स आने लग जाते हैं। लानर काका, वींग वे वो शन लान वांग जी हंग वंजन लान वांग जी लानजान लंसा। वो विजन्स कंटिन्यूसली उन लोगों की आंखों के सामने चल रहे थे। उन लोगों की आंखों से आंसू निकल रहा था। उन दोनों के हार्ट अभी भी जॉइंट थे। उन लोगों ने अपनी उन आंसू भरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। विंग और वांग जी ने, या कहें तो उन हंग वंजन और उस इलिंग पैचाक की स्टैचू के सामने, उस लान वांग जी और उस वे वोशन ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज सही मायनों में किसी की मुकम्मल मोहब्बत उसके मुकम्मल इख्तिताम तक पहुंच चुकी थी। आज सही मायनों में किसी की मोहब्बत
मुकम्मल हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सदियों पुराना प्यार उन दोनों को मिल चुका था। एंड वहीं वांग जी जो कि विंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है, बहुत टाइटली, और धीरे से बोलता है, विंग, विंग, आई लव यू सो मच। एंड वहीं विंग भी बहुत टाइटली वांग जी को हग करता है और बोलता है, लंजा, लंजा, आई लव यू टू। मुझे नहीं लगा था हंगवनजन लानर गगा, ये बोलता हुआ वो थोड़ा सा दूर हटता है एंड वही वांग जी के फेस की तरफ देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। एंड वहीं वांग जी बिना एक सेकंड का पॉज लिए विंग के उन लिप्स पर अटैक कर देता है एंड उन्हें ब्रूटली सक करने लग जाता है। एंड वहीं सिर्फ और सिर्फ विंग उस किस में मेल्ट हो रहा था। लगभग कुछ मिनट्स के बाद उनके लंग्स की वजह से उन्हें दूर होना पड़ा और वहीं वो दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। विंग ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, लानर गगा, क्या तुम बस इतना ही करने वाले हो? मुझे नहीं लगा था हंगवनजन इतने में सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी बोलता है, विंग, ये बोलते हुए वो उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी कर लेता है और इस पर विंग बोलता है, हे लंजा, तुम दैनिक बचा को ऐसे कैरी कर रहे हो? द डिमोनिक कल्टिवेटर को, यू नो ना, मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, माइन, ओनली माइन। और वो बोलता है, द मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेटर को मैं ओन करता हूँ। ये बोलता हुआ वो उसे उसी मेंशन के ऊपर वाले रूम में लेके जाता है एंड उस बेड पर छोड़ देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सीरियसली मुझे लगा था 30 मिनट्स की होगी, ख़त्म कर दूँगी 30 मिनट्स में, बट जब स्टोरी अपना कमांड लेती है सो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं होता। एंड गाइस सीरियसली आई एम इररिस्पॉन्सिबल, सो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबल ऑथर को बेयर कर लो प्लीज़। एंड एक्सट्रीमली सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय। इस थोड़ी सी सैड और इमोशनल और थोड़ी फ़नी क्यूट सी जर्नी में आपको कैसे लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना। सो हम इस जर्नी को ख़त्म करते हैं द एंशिएंट राइवल्स की। टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे कनेक्टेड विद ब्लॉसम ऑफ फिक्शन विद योर ऑथर नवा।